बेली जिया जुए ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसके शिष्यों की जोड़ी चेतावनी की भावना से भर गई। नांगोंग ले ने जबरन उसके शब्दों को दबा दिया। उसका शरीर कांप रहा था और रोंगटे खड़े हो गए थे जब उसने मासूम आंखों से उसकी ओर देखा। एक महामहिम, जो एक कंगाल के रूप में अभिनय करने का आदी हो गया था, ने अपनी सुडौल आंखें ऊपर उठाईं और अपनी उंगली हेलियन वेई वेई के होठों पर राक्षसी और लापरवाही से फेरते हुए कहा, यदि मुआवजा संतोषजनक है तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको अन्य सेवाएं प्रदान करूंगा। अन्य सेवाएं। जब आसपास के प्रतिष्ठित परिवारों की युवा लड़कियों ने ये शब्द सुने, जो असंयमित व्यवहार की ओर इशारा करते थे, तो उनके पूरे शरीर को ऐसा लगा मानो वे स्टोव के ऊपर खड़ी हों और आग से भून रही हों। दोनों गाल लाल और उबल रहे थे। शिक्षक इतना क्रोधित था कि वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था और गुस्से में आकर उसने अपनी छाती पीटते हुए कहा, तुम लोग। वेई वेई ने संकेत दिया कि वह बहुत निर्दोष थी। वह केवल यह चाहती थी कि दूसरा व्यक्ति एक दुष्ट भूत की तरह व्यवहार करना, उसे मारने के लिए उसका पीछा करना बंद कर दे, और उसका यह बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि वह अपने शरीर का उपयोग करके उसे बदला चुकाए। इस हलचल भरे माहौल में क्या चल रहा था जो बिल्कुल वेश्यालय जैसा लग रहा था। अलग हो जाओ, जल्दी से अलग हो जाओ। शिक्षक ने एक रूलर लिया और उसे लकड़ी की मेज पर पटक दिया। तुम लोग यह कैसी जगह समझते हो? यह सीखने के लिए एक उचित जगह है। कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, फिर भी तुमने सार्वजनिक रूप से पवित्रता को अपवित्र किया है। तुम और तुम भी। शिक्षक की उंगली कांप रही थी जब उसने नांगोंग ली, बेली जियाजुए, साथ ही हेलियन वेई वेई की ओर इशारा किया और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ। दीवार की ओर मुंह करके चुपचाप अपनी गलतियों के बारे में सोचो। ठीक इसी समय कमरे के बाहर से स्पष्ट और धीमी हंसी की आवाज गूंज उठी। यह तुसु फैंग था, प्रधानाचार्य। अध्यापक ने तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली। बेली जिया जुए की आंखें नीची हो गईं और एक बार फिर उनकी पिछली अलग और ठंडी अभिव्यक्ति फिर से शुरू हो गई। वेई वेई ने अपनी पतली भौहें सिकोड़ ली। क्या वह गलत थी? उसे ऐसा क्यों लगा कि अकादमी के प्रिंसिपल ने उस पर जो नजर डाली वो विशेष रूप से सार्थक थी? ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ नहीं था, आप लोगों ने पहले से ही कुछ प्रारंभिक आदान प्रदान करना शुरू कर दिया है। तुसु फैंग ने चारों दिशाओं में देखा, फिर अपनी नजरें उन 3 लोगों पर जमा दी, न केवल बिना किसी आरोप के, बल्कि संतुष्ट तरीके से अपने होठों को ऊपर की ओर झुकाते हुए। सभी को परस्पर इतना खुश और प्यार करते हुए देखकर यह मास्टर बहुत संतुष्ट महसूस करता है। ये शब्द सुनकर सभी के मुंह की भुजाएं हिल गईं। प्रिंसिपल, आपकी नजर में वे परस्पर खुश और प्रेमपूर्ण कैसे प्रतीत हुए? यह स्पष्ट रूप से हत्या की हद तक आपसी नाराजगी थी। तुसु फैंग पहले की तरह हंसे और वेई वेई के सामने अपनी दृष्टि की रेखा को सावधानी से घुमाया। दिलचस्प, दिलचस्प। उसका वह बर्फीला भतीजा अप्रत्याशित रूप से इस छोटी लड़की को सहन करने में सक्षम था और उसे जीवित भी रहने दिया। आमतौर पर पहले जो हुआ उसके अनुसार, इस स्थान पर 3 फीट से अधिक खून बिखरा होना चाहिए था। आखिरकार, उस युवा के गुस्से को केवल सेवानिवृत्त सम्राट द्वारा ही दबाया जा सकता था और बाकी सभी लोग हमेशा उसके विचार के अधीन थे। हम सरल नहीं है। शायद उसे इस छोटी लड़की की पृष्ठभूमि की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। कौन जानता है, कुछ दिलचस्प घटित हो सकता है। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई दिलचस्प कार्यक्रम देखा हो। तुसु फैंग के होठों के सिरे हल्के से ऊपर उठे। उसके बाद उसने अपना बायां हाथ अपने दाहिने हाथ पर रखा और 2 बार ताली बजाई। ठीक है, अब सभी लोग लाइन में खड़े हो जाएं। हम क्या कर रहे हैं? जब से तुसु फैंग आए, नांगोंग ली ने थोड़ा अधिक गंभीरता से काम किया, सिवाय इसके कि उनके भाषण के अभद्र तरीके को अभी भी ठीक नहीं किया गया था। तुसु फैंग के बगल में खड़े होकर लिटिल बाल्ड हेड ने उसे घूर कर देखा, फिर एक पैर से उसे लात मार दी। बाय खांसी, तुम। वापस ऊपर कूदने के बाद नांगोंग ली चिल्लाया और हंगामा किया, लेकिन कुछ सोचते ही उसकी जीभ की नोक पर नाम तुरंत आप शब्द में बदल गया। छोटे बाल्ड हेड का चेहरा ठिठक गया। उसने अपने हाथ में रखे मांस के गोले का एक कौर खाया और प्यार से चेतावनी दी, प्रिंसिपल से सवाल करो, मर जाओ।
वे जितना अधिक देखती थी उतना ही अधिक उसे महसूस होता था कि लिटिल बाल्डहेड बहुत प्यारा था। वह वास्तव में उसके पास पहुंचना और उसे चुटकी काटना चाहती थी। यह बहुत बुरा है कि लिटिल बाल्डहेड हमेशा सतर्क रहता था। जाहिर तौर पर प्रिंसिपल के अलावा वह किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति बेहद संवेदनहीन और दबंग होगा, जिसने किसी मकसद से उससे संपर्क करने का प्रयास किया होगा। उसने ऐसा क्यों सोचा कि वह उस व्यक्ति से थोड़ी सी समानता रखता है? वे बेली जिया जुए की दिशा की ओर मुड़े और नजर डाली। वह जितना अधिक देखती थी उतना ही दोनों लोग कुछ कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते प्रतीत होते थे। हालांकि वर्षों की सावधानीपूर्वक गिनती करने के बाद उसे लगा कि यह अत्यधिक असंभव था। हालांकि उस लड़के के हाव भाव प्रभावशाली थे, फिर भी वह केवल 17 या 18 साल का युवा था। भले ही वह जल्दी परिपक्व हो गया हो, फिर भी वह 5 या 6 साल का बच्चा पैदा नहीं कर सका। हालांकि जिस बात ने वेई को सबसे ज्यादा नोटिस किया वह टुसु फैंग का रवैया था। प्रिंसिपल शुरू से अंत तक हल्के हल्के हंसते हुए सौम्य और हानिरहित दिखाई दिए, जैसे कि चाहे कहीं भी कुछ भी हो, वह अभी भी शांत और सहज थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस हद तक ऐसा कर सकता था, वह बिल्कुल भी कोई साधारण स्कूल का प्रिंसिपल नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि वेई की निगाहों पर ध्यान देने के बाद तुसु फैंग हंसे और अपनी आंखें उसकी ओर सिकोड़ लीं। उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई इस बारे में बहुत उत्सुक है कि मैं क्या योजना बना रहा हूँ। इस साल व्हाइट अकादमी के नियम पिछले वर्षों से कुछ अलग होंगे। थोड़ी देर में आप सभी सुपीरियर, फाइन और गुड लिविंग क्वार्टर के नए छात्रों के साथ मिलकर यह तय करेंगे कि आपका भविष्य का प्रमुख विषय क्या होगा। आप अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर शैक्षणिक कार्यक्रम चुन सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि एक बार निर्णय लेने के बाद आपको नए छात्रों के परीक्षण कार्यक्रम के दौरान चुने गए प्रमुख में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। महीने का समय, यदि आप मानक तक नहीं हैं, अफसोस की बात है, आप इस अकादमी में छात्र होने की योग्यता खो देंगे। इंफीरियर कंपाउंड के नए छात्रों के लिए यह खबर निस्संदेह विस्फोटक थी। हर कोई स्तब्ध था और एक दूसरे की ओर घूर घूर कर देख रहा था। और फिर भी तुसु फैंग को स्पष्ट रूप से लगा कि यह उत्साह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और कहा, ओह, कहना भूल गया, स्वीकृति दर केवल 3% है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मात्र 3% उत्तीर्ण दर। अवर कंपाउंड का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक अन्य कंपाउंड के नए छात्रों के दिल भी डर से भरे हुए होंगे। यहाँ से उनके प्रमुख को चुनना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। यदि सही ढंग से चुना जाए तो शायद यह उन्हें अर्हता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यदि परीक्षण का समय आने पर उन्होंने आंख बंद करके मार्शल क्यूई को प्रमुखता के लिए चुना, तो वे निश्चित रूप से दयनीय तरीके से मरेंगे। इस साल ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हराना मुश्किल होगा। वो मुरोंग चांग फैंग और वो हेलियन जियोएर, वे बहुत उत्कृष्ट हैं, बस ऐसे प्रतिभाशाली हैं जिनका कोई सानी नहीं है। ऐसा लगता है कि जो लोग मार्शल क्यूई को अपने प्रमुख के रूप में चुनते हैं वे पतली बर्फ पर चल रहे होंगे। बेशक यह सबसे अच्छा होगा कि हम जैसे लोग मौत का रास्ता न चुनें। अगला, हेलियन वेई। चारों ओर से आ रही फुसफुसाहटों को बीच में रोकते हुए शिक्षक ने गहरी आवाज में पुकारा। वेई धीरे धीरे फैली, अपने हाथों को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर रखा और खूबसूरती से बाएं और दाएं मुड़ गईं। उसके बाद वो शिक्षक की ओर मुड़ी और चल दी। शिक्षक ने अपने हाथ में पीले रंग का पुराना और प्राचीन स्क्रॉल पलट दिया। यह देखने के बाद कि यह निचले परिसर से एक नया छात्र था, उसने अपना सिर उठाए बिना अपनी उंगली को तरफ इशारा किया, इस तरफ गोली रिफाइनिंग विशेषता, आप सीधे जा सकते हैं। वेई ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और सामने शिक्षक की ओर देखा और भावहीन होकर कहा, मैं मार्शल क्यूई चुनती हूँ, गोली रिफाइनिंग नहीं। आपने क्या कहा? आप मार्शल क्यूई चुनना चाहते हैं? शिक्षक को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ भी सुना था उस पर विश्वास करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसने अनजाने में अपनी आवाज की तीव्रता कई स्तरों तक बढ़ा दी।
यकायक सबकी निगाह वेई वेई पर टिकी थी। वे जोर से हंसे। क्या यह बेकार की बेवकूफी है? एक व्यक्ति जिसने अपने परीक्षण में 0 अंक प्राप्त किए, उसने वास्तव में मार्शल क्यूई में विशेषज्ञता हासिल करने का साहस किया। वह क्या करना चाहती है? उपहास का शिकार बनना चाहती है। भले ही वह किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हो, फिर भी उसे इस पद्धति का सही उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह पता चला है कि वो वास्तव में प्यार की बीमारी है। लॉर्ड मुरोंग के लिए वह कुछ भी कर सकती है। आप लोग कह रहे हैं कि वह जो कुछ भी कर रही है वो मुरोंग चांगफेंग के लिए है। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक बुरी सी गहरी हंसी की आवाज आई। शोर और उत्तेजना से भरी उन युवा महिलाओं के गपशप चेहरे अचानक लाल हो गए जब उन्होंने नांगोंगली के सुंदर चेहरे को शर्म से देखा और नर्म आवाज में उत्तर दिया, सर, क्या आप नहीं जानते? वो लड़की वास्तव में गोंद की तरह लॉर्ड मुरोंग से चिपकी हुई थी। हर दिन वो खुद को उसके चारों ओर लपेटने के लिए वह सब कुछ करती थी जो वह कर सकती थी। वो उससे तब तक चिपकी रही जब तक कि वो इतना तंग नहीं हो गया कि उसने अपनी सगाई तोड़ दी। फिर भी वह बेशर्मी से उसके पीछे व्हाइट अकादमी तक चली गई। अब उसने सुना होगा कि लॉर्ड मुरोंग ने खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया। मार्शल क्यूई में स्नातक करना चाहती थी, इसलिए वह साइन अप करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। क्या? नांगोंगली ने अपने पतले होंठ ऊपर की ओर मोड़े और अपने बगल वाले लड़के की ओर देखा। उसके बात करने के तरीके से संकेत मिलता है कि वो किसी के दुर्भाग्य पर खुश हो रहा था। वास्तव में यह एक ऐसा प्यार है जो गहरा और लंबे समय तक चलने वाला है। बेली जिया जुए का हाथ जो चाय का कप पकड़े हुए था, बस रुक गया। चाय के कप में पानी अस्पष्ट रूप से परतों में घूमता गया। दूरी में उनकी चर्चा में तथाकथित प्रेमी मुरोंग चांगफेंग कई मास्टर्स को हेलियन जियोएर की सिफारिश कर रहा था। अभी मास्टर्स की चिंतित निगाहों को अपनी ओर मुड़ते देखकर उसे केवल शर्मिंदगी महसूस हुई। यह देखकर हेलियन जियोएर ने अपनी खूबसूरत और आंसू भरी आंखें झपकाईं। भगवान, बड़ी बहन को दोष मत दो। उसकी क्यूई की कमी थी और उसका दिल भी चिंतित था। इसलिए उसने इस तरह की रणनीति के बारे में सोचा। मुझे डर है कि वह सिर्फ भगवान की महिमा का उपयोग करने के बारे में सोच रही है। कुछ नहीं के लिए अच्छा व्यक्ति आखिरकार अभी भी कुछ के लिए अच्छा नहीं है। मुरोंग चांगफेंग ने भावहीन होकर कहा, मानो वह सिर्फ एक तथ्य बता रहा हो। हालांकि उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ग्रैंड मास्टर, जो सम्मान की सीट पर बैठे थे, अपनी भौहें बुरी तरह से सिकुड़ रहे थे, अपने गुस्से को काबू में करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। किसी काम का नहीं। उन लड़कों के झुंड ने, जिनकी आंखें भी नहीं खुली थीं, अपने प्रिय शिष्य को निकम्मे जैसे नामों से पुकारने का साहस किया। यदि वह बेकार थी तो वे सभी गंदगी थी जिनकी तुलना किसी बेकार से भी नहीं की जा सकती। ग्रैंड मास्टर, यह वही है जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी, मेरे आधिकारिक शिष्य। आओ आओ चांगफेंग, जल्दी करो और ग्रैंड मास्टर से मिलो। मुरोंग चांगफेंग मन ही मन बहुत खुश था और बस आगे बढ़कर अपना अभिवादन कहने ही वाला था। ग्रैंड मास्टर ने उसे ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा, मैं लॉर्ड मुरोंग की सराहना स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। क्या उस वर्ष इन चापलूसों के कारण ही हेलियन परिवार का पतन नहीं हुआ था? आइए इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में यहाँ भूल जाएं। हर कोई स्तब्ध था और वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि ग्रैंड मास्टर, जो कुछ देर पहले ठीक लग रहे थे, अब उनका गुस्सा बिना किसी कारण के कैसे भड़क उठा। इसके अलावा हेलियन परिवार का भी उल्लेख किया गया था। मुरोंग चांगफेंग अपने मुंह के कोनों पर थोड़ा कठोरता से मुस्कुराया। यह मानते हुए कि वह प्रतिष्ठित प्रिंस पैलेस के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें इस तरह का व्यवहार कब मिला? हालांकि वह जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, बल्कि उनके पास ग्रैंड एडवाइजर, ग्रैंडमास्टर की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा थी। इस बूढ़े व्यक्ति का स्वभाव उसके स्वामी से भी अधिक अप्रत्याशित था। उसका एहसान चुकाना बहुत मुश्किल होगा। हेलियन जियोएर पूरे दिल से मुरोंग चांगफेंग को उसकी दुर्दशा से बाहर निकालने में मदद करना चाहता था। सुरीली आवाज में उसने अपना मुंह खोला। ग्रैंड मास्टर ने हेलियन परिवार का उल्लेख किया,
क्या आप वास्तव में पिता के बारे में जानते हैं? बेशक मुझे पता। ग्रैंड मास्टर ने इत्मीनान से अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। हेलियन जियोएर हंसे और संबंध स्थापित करने के लिए इसका उपयोग करने के बारे में सोचा। हालांकि उसने ग्रैंडमास्टर को ठंडे स्वर में यह कहते हुए सुना, उसकी शादी एक भव्य परिवार में हुई थी, फिर भी वह अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं था, एक बाहरी व्यक्ति को परिवार में लाया। दयालुता का बदला शत्रुता से देने और धार्मिकता की अनदेखी करने का एक आदर्श उदाहरण, मैं उसके बारे में कैसे नहीं जान सकता। शब्द फैलने के बाद ग्रैंड मास्टर खड़े हुए, अपनी आस्तीन झटकते हुए चले गए। हालांकि उनके उस शिष्य ने कभी कुछ नहीं कहा था, फिर भी वे, ग्रैंड मास्टर, बूढ़े और बूढ़े नहीं हुए थे। वे दोनों स्पष्ट रूप से हेलियन परिवार की बेटियां थीं, फिर भी एक का जीवन लाड़ प्यार और आरामदायक था, जबकि दूसरे को ट्यूशन के लिए खुद पैसे कमाने पड़ते थे। हेलियन गूंग याओ का चरित्र कैसा था, इसका अंदाजा इस एक बात से साफ लगाया जा सकता है। हालांकि मैं उनकी निर्ममता के लिए आभारी हूँ, अन्यथा मैं इतनी जल्दी अपने प्रिय शिष्य के पास नहीं जाता। जहाँ तक मुरोंग चांग फैंग की बात है, मेरे शिष्य ने संभवतः पहले ही उसके स्वभाव को समझ लिया है और जानता है कि इस तरह का आदमी अच्छा नहीं है। इस तरह सोचने के बाद ग्रैंड मास्टर को कमोबेश थोड़ा अधिक सहज महसूस हुआ। दरअसल उनका शिष्य एक स्वर्ग प्रदत्त दुर्लभ प्रतिभा वाला व्यक्ति था, जो युवक उसकी बराबरी कर सकता था। वह असाधारण भी होगा और दुनिया में उसका कोई सानी नहीं होगा। ओह हाँ, अभी कुछ समय पहले सेवानिवृत्त सम्राट ने यह नहीं कहा था कि वह इस अवसर का लाभ उठाकर उस छोटे से बदबूदार व्यक्ति के लिए पत्नी ढूंढना चाहते हैं, जो केवल घोस्ट पैलेस के भीतर पूरे दिन झूठ बोलना जानता है। हो सकता है कि वह शिष्य को आजमाने के लिए बुला सके। जबकि ग्रैंडमास्टर बुदा रहा था और खुद से जोर जोर से बात कर रहा था, वह गुप्त रूप से विचार भी कर रहा था, जिसके बारे में बोलते हुए उस छोटे से बदबूदार व्यक्ति को पहले ही अकादमी में प्रवेश करना चाहिए था। 2 दिन पहले ही कैसे हो गए, फिर भी उसने उसे सुपीरियर कंपाउंड में नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अकादमी में प्रवेश नहीं किया हो? नहीं, संभव नहीं। वह छोटा बदमाश हर किसी को अपने से नीचे समझता था, लेकिन फिर भी वह कमोबेश सेवानिवृत्त सम्राट की बातें सुनता था। इसके अलावा जब उनसे दोबारा अकादमी में प्रवेश करने के लिए कहा गया, तो उनका चेहरा भावहीन था और उन्होंने उदासीनता से कहा, वैसे भी यह सोने के लिए जगह बदलने के अलावा और कुछ नहीं है। सही, उसे नहीं आना चाहिए था। तो फिर अब वह दुनिया में कहाँ हो सकता है? कोई परीक्षा परिणाम नहीं। शिक्षक के हाथ की पुस्तक में एक पृष्ठ था जो पूरी तरह से खाली था। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने लंबी छाया को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारा पहले कभी एक बार भी परीक्षण नहीं किया गया। ममहम, बेली जियाजू ने लापरवाही से बेपरवाह होकर जवाब दिया। प्रकाश और छाया पेड़ की शाखाओं से टूटकर उसके चेहरे पर आ टिकी। सुबह की सूरज की पहली किरणें जो उसकी चमकदार और साफ ठुड्डी पर चमकी, उसके अहंकारी रूप को और भी अधिक उजागर कर दिया। शिक्षक को वास्तव में इंफीरियर कंपाउंड के इन नए छात्रों को देखना पसंद नहीं था। उसने उसे दूर कर दिया। चूंकि यह ऐसा ही है, पहले वहां जाएं जहां क्रिस्टल क्षेत्र है और परीक्षण करवाएं, फिर तय करें कि आप किस में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बेली जियाजुए का स्वर बेहद भावहीन था। उसके भीतर एक भी भावना नहीं सुनी जा सकती थी। मैं मार्शल क्यूई को चुनता हूँ। इंफीरियर कंपाउंड का एक और व्यक्ति जो मार्शल क्यूई में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता था। शिक्षक, जिसका दिल निश्चित रूप से पहले से ही स्ट्रोक के कगार पर था, ने अपने हाथ में ब्रश पेन पकड़ लिया। उसके चेहरे का रंग हरा हो गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अगला। अगला नांगोंग लाई था। कुछ मत कहो, आप भी मार्शल क्यूई चुनना चाहते हैं, है ना? नांगोंग लाई ने शैतानी से अपनी उंगलियां लहराईं। शिक्षक ने सोचा कि आखिरकार उन्हें एक आसान और सीधा मामला मिल गया है, और वह पहले से ही गोली शोधन के लिए बॉक्स में एक चेकमार्क लगाने जा रहे थे। जब उसने किसी को हंसते हुए सुना, तो उसने कहा, मैं भविष्यवाणी चुनना चाहता हूँ। कथित तौर पर, वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं।
अध्यापक, तुम पढ़ने आए हो या लड़कियां भगाने आए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिसर के भीतर सबसे खराब योग्यता के साथ अप्रत्याशित रूप से दो लोग कल्पनाओं में शामिल हो गए और मार्शल क्यूई की घोषणा की, जबकि दूसरा और भी अजीब था, उसने डिविशन को चुना। किसी को यह जानना होगा कि ड्रैगन वॉर एम्पायर में डिविनेशन मास्टर्स और मार्शल कल्टीवेशन मास्टर्स एक ही थे, जो बुरी तरह से नाइट पिकिंग में कुशल थे। इसे कोई भी नहीं संभाल सकता। क्या यह लड़का निश्चित है कि वह ठीक हो जाएगा? यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि उन्होंने महज दिखावे के लिए भविष्यवाणी को चुना। इंफीरियर कंपाउंड के ये लोग बहुत हो गए। इस वर्ष के नए छात्र वास्तव में अच्छे और बुरे का मिश्रण हैं। अभिलेख लिखते समय शिक्षक का सिर आगे पीछे हिल रहा था। यह मत कहिए कि उसके मन में इंफीरियर कंपाउंड के नए छात्रों के खिलाफ कुछ भी था। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी नींव बहुत खराब थी। परीक्षा के समय उन्हें पीछे हटने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। एक अन्य शिक्षक ने उन्हें टाल दिया और अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, शायद यह इंफीरियर कंपाउंड और सुपीरियर कंपाउंड के बीच का अंतर है। कुछ लोग यह नहीं जानते कि आकाश कितना ऊंचा है या जमीन कितनी गहरी है, इसलिए वे बहुत अधिक अहंकारी हैं। सुपीरियर कंपाउंड में यह समान नहीं है। हे भगवान, आप नहीं जानते कि हेलियन जियोएर की क्यूई कितनी आश्चर्यजनक रूप से उच्च है। अकादमी के संबंध में इसे अप्रत्याशित वरदान माना जा सकता है। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि प्रिंसिपल हाल ही में इतने खुश दिख रहे हैं। इंफीरियर कंपाउंड के उन 3 लोगों के विपरीत जो बहुत घमंडी थे। शायद हमें 1 महीने बाद तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल की पुष्टि, जितनी जल्दी उनका परीक्षण किया जाएगा, उतनी ही जल्दी उन्हें हटा दिया जाएगा। परिणाम पहले से ही बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ये 3 लोग बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। रात में निचले आंगन में एक युवा लड़की ने अपने हाथ पलटे और हवा का एक अदृश्य प्रवाह उसके चारों ओर दिखाई देने लगा, जिसने उसके पूरे शरीर को ढांक लिया। युआन मिंग की अहंकारी आवाज आश्चर्य से भरी थी, महिला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी एक मैनिपुलेशन मार्शल कल्टीवेटर बनोगी। हेरफेर मार्शल कल्टीवेटर। हेलियन वेई वेई ने अपनी एक भौं उठाई। उनकी यादों में खेती करने वालों को केवल अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था, सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी। रैंक जितनी ऊंची होगी, क्यूई का रंग उतना ही गहरा होगा। जैसे कि सोना, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के बीच संबंध बहुत जटिल है। वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं लेकिन एक दूसरे को नष्ट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सोना एक धातु है। इसे आग से पिघलाया जा सकता है, जिसे पानी से बुझाया जा सकता है। गंदगी पानी को अवशोषित कर सकती है और पेड़ अपनी जड़ों से गंदगी को फंसा सकते हैं। मैनिपुलेशन मार्शल कल्टीवेटर के बारे में यह वो पहली बार सुन रही थी। युआन मिंग ने उसकी ओर देखा, उसके मुंह पर आधी मुस्कान थी। आमतौर पर क्यूई का तत्व और रंग तय करता है कि कृषक की प्रतिभा कितनी ऊंची है। रंग जितना हल्का होगा, व्यक्ति की क्षमता उतनी ही कम होगी। हालांकि इस बिंदु पर वह एक पल के लिए रुका, उसके होंठ एक शैतानी मुस्कान में बदल गए। हेरफेर प्रकार के कल्टीवेटर ही एकमात्र अपवाद हैं। न केवल वे 5 तत्वों में से हैं, बल्कि वे जो क्यूई पैदा करते हैं उसका कोई रंग नहीं होता है। फिर भी वे सभी 5 तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे वे भौतिक रूप में हो या अदृश्य रूप में। वे सबसे अधिक आक्रामक शक्ति वाले कल्टीवेटर हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है। हेलियन वेई वेई ने लापरवाही से अपने मुंह में एक स्ट्रॉबेरी फेंकी, आसानी से अपने साथ एक लकड़ी की टोकरी ले ली। जब युआन मिंग ने देखा कि वह कितनी शांत थी, तो उसके मुंह का कोना हिलने से बच नहीं सका। क्या यह महिला सचमुच जानती है कि उसके जन्मजात कौशल का क्या मतलब है? वह मूलतः अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रही थी। ऐसा नहीं था कि हेलियन वेई को कोई परवाह नहीं थी, यह सिर्फ तथ्य था कि उसका पूरा शरीर बहुत चिपचिपा था, जिससे उसे नहाने के लिए दर्द हो रहा था। गर्म पानी के झरने में जाने से पहले और कुछ ऐसा दोबारा देखने से बचने के लिए जो उसे नहीं देखना चाहिए था, उसने खटखटाया और चारों ओर देखा, यह सोचकर कि बाकी लोग शायद क्यूई की खेती में व्यस्त थे। किसी को भी यहाँ नहीं आना चाहिए।
उसके बाद वह अपने कपड़े उतारकर साफ झरने में चली गई और झरने के पानी को अपनी गर्दन तक पहुंचने दिया। हेलियन वेई ने कोई हलचल नहीं की, मानो वह सो गई हो, क्योंकि उसके काले रेशमी बाल उसकी चीनी मिट्टी की पीठ के चारों ओर फैले हुए थे, जो एक अलग तरह की सुंदरता पैदा कर रहे थे। उसी समय उसके ऊपर ठंडी हवा का झोंका आया। कोई यहाँ था। हेलियन वेई वेई ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथ किनारे पर रखकर पलक झपकते हुए लकड़ी के टब से बाहर कूद गईं। किनारे पर रखा सफेद वस्त्र उड़ गया और हेलियन वेई वेई ने अपने शरीर को उलट दिया, क्योंकि उसके हाथों और पैरों को कपड़े पहनने के लिए सही समय और जगह मिल गई थी। उसका बायां हाथ बागे से बाहर निकला और कमरबंद को पकड़ लिया, जिससे वह खूबसूरती से सुरक्षित हो गया। उसकी सारी हरकतें बहते पानी और हिलते बादलों की तरह थीं, तेज और तरल, जोरदार और फुर्तीली, जैसे उसके बालों से पानी हर जगह टपक रहा हो। ठीक इसके बाद धुंध के बीच धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दी। वह व्यक्ति ठंडा और गौरवान्वित, स्वतंत्र और सीधा खड़ा था, इतना पवित्र था कि उस पर धूल का एक कण भी नजर नहीं आता था। उसके एक हाथ में एक पुराना स्क्रॉल था और वह एक तालाब के किनारे खड़ा था, जैसे कि सभी चीजों को देख रहा हो। उसके बाएं कंधे पर काली कड़ाई उसकी बांह तक पहुंच रही थी, जिससे उसकी मांसपेशियां जेड से कटी हुई लग रही थीं। छवि इतनी सुंदर थी कि यह स्वर्ग को शर्मिंदा कर सकती थी। बेली जिया जुए के अलावा यह संभवतः कौन हो सकता है? अचानक दुनिया घूम गई और क्षण भर में जब उसने अपना हाथ बढ़ाया, बेली जियाजू ने उसे पत्थर की दीवार से चिपका दिया। अचानक उस आदमी की सरल और सुरुचिपूर्ण गंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई। यह न तो भारी था और न ही धूल भरा, न ही स्नान क्षेत्र से आने वाली ऑर्किड की गंध थी। यह उसके चारों ओर घूमता रहा, बल्कि गंभीर और अलंकृत। उसने अपनी लंबी भुजाएं उसके दोनों तरफ रख दी, क्योंकि उसके रात के काले बाल उसके गालों पर धीरे से और ठंडे ढंग से लग रहे थे, जिससे पहले से ही मंद रोशनी बाधित हो रही थी। आप क्या कर रहे हो? हेलियन वेई वेई ने नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी, क्योंकि उसने अपनी पतली भौहें ऊपर उठाईं। क्या उनका झगड़ा पहले ही सुलझ नहीं गया था? बेली जिया जुए बस उसे देखती रही। जैसे जैसे उसकी आंखें गहरी होती गईं, उसकी नजर उसके गीले बालों से लेकर उसकी गर्दन से लेकर उसके कॉलरबोन तक हर इंच पर गुजरती रही। मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हें अन्य सेवाएं दूंगा। उस आदमी की आवाज कर्कश थी। उसकी दो आंखें इतनी गहरी थीं कि वे लोगों को अंदर खींच सकती थीं, क्योंकि उसकी गर्म सांसें उसकी पतली और झुलसती हुई गर्म गर्दन पर गुदगुदी कर रही थीं, जिससे सुन्नता और खुजली की भावनाएं पैदा हो रही थीं। चूंकि आपने मुझे पहले ही भुगतान कर दिया है, इसलिए मुझे वैसा ही करना होगा जैसा मैंने कहा था, अन्यथा वे 20 टन इसके लायक नहीं होंगे। उनका लहजा साफ था। उनकी शैतानी मुस्कान ने लोगों को तानाशाही का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। स्तब्ध, हेलियन वेई वेई ने बेली जिया जुए की कलाई को हल्के से पकड़ लिया, धीरे से उसे दूर धकेल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन जो कुछ हुआ वह एक दुर्घटना थी। आपको भुगतान करना सही काम था, इसलिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी दूरी बनाए रखें और हम अच्छे होंगे। अपनी दूरी बनाए रखें। शब्द सुनकर बेली जियाजू मुस्कुराई। हालांकि उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची, क्योंकि उन एम्बर पुतलियों से बर्फीली चमक निकल रही थी। हेलियन वेई वेई ने उस पर एक और नजर नहीं डाली और वह सीधे बांस के घर से बाहर चली गई, ताकि फिर से कोई अफवाह न हो। असल में उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अन्य लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहती थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राचीन काल में किसी की प्रतिष्ठा को महत्व दिया जाता था, इन लोगों ने स्कूल में प्रवेश के लिए इतनी ऊर्जा और पैसा खर्च किया। उनके केवल दो ही लक्ष्य होंगे। एक तो मशहूर हो जाना होगा, दो दुर्जेय लोगों के साथ संगति करना होगा। उनमें से कितनी युवा लड़कियों के मन में पेड़ पर उड़कर फीनिक्स बनने का विचार आया था। कौन किसके करीब है, वे किसे नाराज नहीं कर सकते, उन्हें किसकी चापलूसी करनी चाहिए, यह सब वे अपने दिल में अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उसे लग रहा था कि हेलियन जियोएर वाला समूह उसे आसानी से जाने नहीं देगा। खिड़की के पीछे की रात और अधिक अंधेरी होती गई, बिखरी हुई स्याही जितनी गहरी। बेली जिया जुए अभी भी बांस के घर के अंदर खड़ा था।
उसकी भावनाओं की जोड़ी उसकी आंखों के भीतर भड़क रही थी, जैसे कि अंदर बर्फीली ठंडक पैदा हो रही हो। उसने इत्मीनान से पिछली दीवार पर अपना हाथ जमाया। भले ही यह एक बहुत ही आकस्मिक कदम था, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो एक खतरनाक आभा बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई। यही वह दृश्य था जिसे नांगोनले ने अंदर आने पर देखा था। वह बुरी तरह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। टस्क टस्क। यह शायद पहली बार है जब किसी महिला ने आपके आकर्षण का विरोध किया है। ऐसा लगता है कि हमारी छोटी बिल्ली का बच्चा वास्तव में आपके महामहिम के लिए तरस नहीं रहा है। बेली जिया जुए की पतली तर्जनी उसके अंगूठे की अंगूठी के साथ आलस्य से खेल रही थी। जब उसने नांगोंगली को देखा तो वह सुंदर लग रहा था, लेकिन उसके भीतर अलगाव की भावना हिल रही थी, जिस तक पहुंचना मुश्किल था फिर भी बहुत आकर्षक था। यह देखकर कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा था, नांगोन लाई और अधिक साहसी हो गया और बात करना जारी रखा। यही कारण है कि हर कोई कह रहा है कि हेलियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी मुरोंग परिवार के युवा मालिक पर मोहित हो गई है। मेरा मानना है कि यह शायद ऐसा ही है, अन्यथा वह ऐसा नहीं करती। वह अपना वाक्य पूरा करने में भी सक्षम नहीं था क्योंकि बेली जिया जू की चमक ने उसे बेहोश कर दिया। शैतानी चमक वाली, खुद को घूरने वाली और हर कदम पर पास आने वाली उन आंखों ने उसे एक खतरनाक वाइपर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और उसे और कुछ भी बोलने में असमर्थ कर दिया। पाचा की आवाज के साथ बेली जियाजू का युवा और मजबूत शरीर धीरे धीरे और शांति से बाहर चला गया, रात का प्राणी बन गया। नांगोंगली हतप्रभ खड़ा था, जमीन पर अंगूठे की अंगूठी के टुकड़ों को देख रहा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह अभी गुस्से में था? अंधेरे में बेली जियाजू इत्मीनान से कदमों से आगे बढ़ा। वह पूरी तरह से शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा था, फिर भी उसने एक खतरनाक आभा उत्सर्जित की। जंगल के भीतर सरसराहट की एक श्रृंखला व्याप्त हो गई, मानो कोई चीज हमेशा उसका पीछा कर रही हो। बेली जिया जुए का पैर रुक गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, बाहर आओ। छोटा गंजा सिर सख्त हो गया और उसने मनमोहक ढंग से मीट बन से एक टुकड़ा खाया। उनकी आकृति सामने आने से पहले उनके कंधे झुक गए। उसके चेहरे पर एक खास तरह का गर्व झलक रहा था। भाई, बेली जिया जुए की धीमी आवाज में मिमी निकली। यह पता चला कि यह छोटा बाल्ड हेड कोई और नहीं बल्कि 7वें राजकुमार बेली कोंगचेन, बेली जिया जुए के समान जन्म वाली माँ और पिता था। छोटे व्यक्ति ने अपना कान खुजाया। अतुलनीय रूप से मनभावन, बड़े भाई, आप सुपीरियर कंपाउंड में क्यों नहीं आए? रॉयल दादाजी मुझसे हर समय इसके बारे में पूछ रहे हैं। सुपीरियर कंपाउंड में आप लोग हमेशा बहुत जल्दी उठ जाते हैं। बेली जिया जुए ने आलस्य से अपनी पलकें उठाईं। जब वो कमल की जड़ों की तरह दिखने वाली खुली मोटी भुजाओं पर हाथ फेरा तो उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी। तुमने क्या गलत किया? लिटिल बाल्ड हेड ने अपना सिर नीचे झुकाया और उन छोटे वेट बैंड्स को देखा, पीछे हट गया और छिप गया। जैसा कि उसने कहा, मैंने सुपीरियर कंपाउंड में सभी मार्शल अंकल को हराया। जब भी पुराने फोगियों का समूह इकट्ठा होता था तो वे सारा दिन केवल गपशप करते थे, और वे यहाँ तक थे कि ओल्ड ब्रदर मार्शल क्यूई में विशेषज्ञता के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। बेली जिया जू ने गोल मटोल कलाइयों को पकड़ लिया और बैंड खोल दिए। कच की ध्वनि हुई, वे भार पट्टियां जमीन पर गिर गईं। ममहम। लिटिल बाल्ड हेड का पूरा चेहरा नई ताकत से भरा हुआ था। इसके तुरंत बाद उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि कैसे उसे थोड़ा अन्याय महसूस हुआ। वास्तव में मास्टर ने कहा था कि लड़ने के लिए क्रूर बल का उपयोग करना गलत है, इसलिए सजा के रूप में मैं 1 सप्ताह तक मांस नहीं खा सकता। छाया, तो फिर तुमने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है? नमस्ते। यह मत सोचिए कि आप झूठ बोल सकते हैं क्योंकि आप 7वें राजकुमार हैं। छाया। बेली जिया जुए को सुनने के बाद उनकी अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसने वे वजन बैंड ले लिए और उन्हें अपनी कलाइयों पर जोड़ लिया और न तो जल्दी से और न ही धीरे से कहा, जाओ यहाँ कुछ बीफ जर्की ले आओ। हाँ। छाया की छाया दूर चली गई। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह एक तैलीय पेपर बैग ले आया।
छोटा कोन चेन आया और उसकी प्यारी आंखें चमक उठी जब उसने खुले मुंह से 2-4 टुकड़े खाए। जब उसका मुंह गोमांस चबा रहा था, तब भी वह कुछ जानकारी बताना नहीं भूला। बड़े भाई, आपको अभी भी जल्दी से सुपीरियर कंपाउंड में स्थानांतरित कर देना चाहिए। वहाँ कुछ उच्च अधिकारियों के बेटे हैं जो आपकी पहचान नहीं जानते हैं और हमेशा आपके लिए परेशानी पैदा करने की फिराक में रहते हैं। यहाँ तक वे मुझे ढूंढते हुए आए और मुझे तुमसे लड़ने के लिए उकसाया। हम्फ, वे बेवकूफ जीना ही नहीं चाहते। खाना खत्म करने के बाद वापस चले जाना। बेली जियाजू के शब्द बहुत सपाट थे। लिटिल कोन चेन ने उम्मीद छोड़ दी और अपनी आंखें झुका ली, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपना सिर उठाया। बड़े भाई, मैंने कल मास्टर का अनुसरण किया और महल में प्रवेश किया। बेली जियाजुए ने ब्रश किया और अपने शरीर से अस्तित्वहीन धूल को झाड़ा और उसके बोलने का इंतजार किया। लिटिल कोन चेन ने प्यार से पूछा, क्या आप वास्तव में एक इंपीरियल कंसोर्ट का चयन करना चाहते थे? बेली जियाजू की उंगलियां रुक गईं। नहीं, लेकिन रॉयल ग्रैंडफादर ने कहा कि इस बार आयुध परीक्षण का उद्देश्य आपके लिए जीवन साथी चुनने के लिए मंच तैयार करना है। रॉयल फादर भी सहमत थे। खाना खाते समय छोटे कोन चेन के गाल ढोल की तरह फूल गए, उसकी बड़ी और गोल आंखें चमकती खुशी से भर गईं। बड़े भाई, आपको ऐसा चुनना होगा जो अच्छा खाना बना सके, अन्यथा तुम भूखे रहोगे। छाया, आह, सातवें राजकुमार, क्या आपने सोचा था कि हर कोई आपके जैसा था? एक चौहाउंड। बेली जियाजू ने अपने शरीर पर बाहरी वस्त्र उतार दिया और उसे छोटे आदमी पर डाल दिया, फिर उत्तर दिया, मुझे पहले से ही पता है, वापस जाओ। बड़े भाई, हर कोई कह रहा है कि आपने खुद को एक लड़की को बेच दिया है, लेकिन लड़की जिसे पसंद करती है वह आप नहीं हैं। इसके बजाय यह लॉर्ड मुरोंग जैसा कुछ है। क्या यह सचमुच सच है? छाया अचानक कांप उठी। सातवें राजकुमार, हे सातवें राजकुमार, आपने किसी और चीज के बारे में क्यों नहीं पूछा? आपको बस इसके बारे में पूछना था। बेली जियाजुए रुके, अपना हाथ उठाया और अपनी जेब में रख लिया। जब उसने अपना सिर नीचे किया, तो उसकी मजबूत और शक्तिशाली मांसपेशियों को देखना और भी आसान हो गया, जो पूरी तरह से गठित और बिना किसी दोष के दूसरों को चकित कर रही थी। हेलियन वेई वेई, यह नाम बोलने के बाद वह जोर से हंसा। उसकी जीभ की नोक पतले होठों पर चाटी और खून की प्यासी हंसी फूट पड़ी। एक उत्तरी हवा ने सीटी बजाए और उसके केप को ऊपर नीचे लहराया, जिससे एक भव्य रूप प्रकट हुआ, जो किसी भी समय किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता था क्योंकि यह खुदा हुआ था। निस्संदेह उसकी निर्लिप्त शीतलता ने किसी को भी गर्माहट महसूस करने में असमर्थ बना दिया। अगले दिन साफ आसमान और ताज़ा हवा में हल्की हवा धीरे धीरे चली। जब प्रवेश परीक्षा की बात आती है, तो सबसे व्यापक रूप से भाग लेने वाला कार्यक्रम कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होगी। कथित तौर पर इस बार की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की देखरेख ग्रैंड मास्टर व्यक्तिगत रूप से करेंगे। सुपीरियर कंपाउंड के प्रतिभाशाली मुरोंग चांगफेंग रेफरी होंगे। मार्शल प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में स्थान पाने वालों को दूसरे कंपाउंड से सुपीरियर कंपाउंड में जाने की योग्यता प्राप्त होगी, जबकि असफल होने वालों को हटा दिया जाएगा। इसलिए पूरे विश्व के सबसे उत्कृष्ट सुपीरियर कंपाउंड में प्रवेश करने के अवसर के कारण दो फाइन और गुड कंपाउंड के लोग उत्साह से भर गए। देखो तुम लोग, इंफीरियर कंपाउंड से वे 2 लोग सचमुच आए थे। सभी ने अपने उपहास पर बिल्कुल भी लगाम नहीं लगाई और न ही छिपाया। हेलियन मेई ने ठंडे स्वर में कहा, उस सज्जन के बारे में भूल जाओ, मैं वास्तव में यह समझने में असफल हूँ कि वह बेकार किस तरह के अवसर का आंख मूंद कर फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। तीसरी बहन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, आखिरकार वह सबसे बड़ी बहन है। दूसरों के सामने आने पर हेलियन जियोएर ऐसी प्रतीत होती थी मानो वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार को महत्व देती हो। हर कोई उसे हमेशा दयालु के रूप में देखता था और उसे और भी अधिक पसंद करता था। दूसरी मिस, वह किसी काम की नहीं है। आप उसकी ओर से क्यों बोलेंगे? हम सब पहले ही सुन चुके हैं कि वो किस तरह आपको काफी हद तक धमकाती थी। यह बिल्कुल सच है। दूसरी बहन, देखो यह कितना घमंडी दिखता है।
क्या पता, शायद कोई चमत्कार हो जाए। वैसे भी यह पिछली बार जैसा नहीं हो सकता जब क्रिस्टल बॉल बिल्कुल भी नहीं जलेगी, है ना? तो यह बहुत शर्मनाक होगा, हा हा हा। हेलियन मेई जोर से हंसी, उसके शब्द उपहास से भरे हुए थे। हेलियन जियोएर ने जानबूझकर उसे घूरने का नाटक किया, फिर उसने मुझे तुम पर दया आती है वाली दृष्टि से हेलियन वेई वेई की ओर देखा। सबसे बड़ी बहन को बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। आखिरकार आपके शरीर में जरा भी क्यूई नहीं है। आपको परिणामों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना आपा भी नहीं खोना चाहिए। इन शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हेलियन वेई की परवाह है। हालांकि हर वाक्य के भीतर हर किसी को एक अनुस्मारक था कि यह अच्छा न कुछ पहले कितना अपमानजनक था। मैदान में हर कोई जानता था कि पिछली बार क्यूई परीक्षण के दौरान वेई वेई कितनी शर्मनाक थी, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसने क्रिस्टल बॉल को छूते हुए, पसीने से लथपथ और झूलते हुए चेहरे पर अपना पूरा प्रयास किया। उसने इतना प्रयास किया कि अंततः क्रिस्टल बॉल के अंदर बहुत छोटी, मूल रूप से नगण्य मात्रा में वाष्प उगाई। इसे आसानी से पारित किया जा सकता था, फिर भी उसने मुरोंग चांगफेंग के साथ समूह में शामिल होने पर जोर दिया और मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के मंच पर खड़ी रही। किसी ने केवल एक मुट्ठी उठाए और वह उड़ गई। संक्षेप में, हेलियन वेई वेई, यह नालायक, एक मजाक था। यदि मूर्ख यहीं रुक जाता, तो भी लोग कुछ नहीं कहते। दुर्भाग्य से, इस विदूषक के पास न्यूनतम आत्म जागरूकता भी नहीं थी और वह हमेशा उनके सामने लटकती रहती थी। इस बार, सब कुछ के बावजूद, मुरोंग चांगफेंग का ध्यान आकर्षित करने के लिए, वह फिर से मार्शल क्यूई में लापरवाही से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। यह सचमुच घृणित करने वाला है, इसमें शर्म की कोई भावना नहीं है। वे इस बार अपने पैर के अंगूठे को मस्तिष्क के रूप में उपयोग करके परीक्षा के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतिम स्थान पर हेलियन वेई वेई होंगी, जो किसी काम की नहीं। हेलियन वेई वेई को स्वाभाविक रूप से पता था कि आसपास के लोग उसे देखने के लिए किस तरह की निगाहों का इस्तेमाल कर रहे थे। वह भी उपहास और तिरस्कार मिश्रित अभिव्यक्ति की आदी हो चुकी है। हालांकि उसे इसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। इतना कि वह आलस्य से उबासी लेने लगी। सुस्ती और बड़प्पन दोनों को दर्शाती उनकी मुस्कुराहट काफी उभर कर सामने आ रही थी। भले ही वह इतने बड़े मैदान के बीच में हो, फिर भी वह तुरंत हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। क्या वह गलत थी? उस फूहड़ का चेहरा कुछ अधिक गोरा लग रहा था। हेलियन मेई पूरी तरह से बुरे मूड में थी क्योंकि निकम्मे ने उसकी लाइमलाइट छीन ली थी। उसकी आंखों पर एक ठंडी रोशनी गुजरी, पता नहीं दुनिया में वह निकम्मा कैसे किसी की शिक्षा पाने में सक्षम हो गया। वह अप्रत्याशित रूप से कुछ अलग लगती है। चिंता मत करो, छोटी बहन। हेलियन जियोएर ने बाएं और दाएं देखा, तभी जब आसपास कोई नहीं देखा, तो उसने अपना हाथ ताली बजाए और नर्म आवाज में कहा, बड़ी बहन ने पहले ही आपको इसकी व्यवस्था करने में मदद की है। आपको और उस बेकार को एक ही समूह में रखा जाएगा। भले ही आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब परीक्षण का समय बाद में आता है, तब भी आप उसे पूरी तरह से निराश कर सकते हैं। वह वास्तव में क्रिस्टल बॉल को बिल्कुल भी नहीं जला सकती है। इस दृश्य के बारे में सोचते हुए, हेलियन मेई के मुंह के सिरे भी ऊपर उठ गए, उसकी आंखों से जहरीले विचार छलक पड़े। क्यूई परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू होने दें। इन शब्दों के उच्चारण के तुरंत बाद, सफेद बालों वाले भूरे बुजुर्ग और मुरोंग चांगफेंग अपनी लकड़ी की कुर्सियों से उसी समय खड़े हो गए, जब उनके श्रद्धेय सफेद गाउन ऊपर तैर रहे थे। चारों दिशाओं से आने वाली हवाएं भी रुकी हुई लग रही थीं। हवा में इतनी गहराई व्याप्त थी कि लोगों ने अनजाने में ही अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर लिया। अखाड़े के बीच से एक पारदर्शी सिलेंडर जैसा कुछ ऊपर की ओर उठा। इसका शरीर पूरी तरह से चांदी के रंग का था, जो प्रकाश की कोमल किरणें फैला रहा था। इसके अलावा, इसके शीर्ष पर, एक न तो बहुत बड़ा और न ही छोटा क्रिस्टल क्षेत्र, जिसे सहारा दिया जा रहा था, उस पर बैठाया गया था। क्रिस्टल का गोला अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट और पारदर्शी था। हर कोई, जैसे कि उनका शारीरिक परीक्षण हो रहा हो, एक एक करके मंच पर चढ़े।
उन्हें केवल क्रिस्टल गोले के ऊपर अपना हाथ रखना था, अपने शरीर के भीतर की शक्ति को जगाना था और उसे उसमें डालना था। क्रिस्टल के भीतर की विशेष सामग्री उस तरीके से प्रतिक्रिया करेगी जो उसका सामना करने वाले व्यक्ति के अनुरूप होगी। यदि व्यक्ति की विशेषता धातु थी, तो गोला चमकदार पीले रंग में बदल जाएगा, लेकिन यदि व्यक्ति अग्नि विशेषता वाला था, तो क्रिस्टल क्षेत्र उग्र लाल रंग में बदल जाएगा। विशेषता उच्च या निम्न स्तर पर थी या नहीं, इसका निर्णय इस बात से किया जाएगा कि गोले द्वारा उत्सर्जित चमक का स्तर कितना तीव्र था। चमक जितनी अधिक तीव्र थी, संबंधित क्यूई स्तर उतना ही अधिक था। गोला जितना गहरा होगा, क्यूई स्तर उतना ही कम होगा। हेलियन वेई ने क्रिस्टल क्षेत्र को देखा जो कभी चमकीला और कभी अंधेरा होता था। इससे एक चमक निकलती थी जो आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल जाती थी। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था। जब उसके व्हाइट एकेडमी छोड़ने का समय आया, तो उसे यह क्रिस्टल गोला अपने साथ ले जाना पड़ा। अधिक उत्तम पहलुओं वाला एक क्रिस्टल क्षेत्र आसानी से नहीं मिलेगा। कुछ ही दूरी पर बैठी बेली जियाजू ने अपनी दिशा की ओर मुड़कर देखा। वे गहरी और गहरी आंखें किसी के भी आर पार देखने में सक्षम लग रही थीं। हेलियन वेई को इसकी परवाह नहीं थी कि उसने उसके विचारों को देखा। उसके मुंह के सिरे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। बेली जियाजुए ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी, कुछ नहीं कहा, केवल इत्मीनान से मुड़ा और चाय का कप उसके हाथ में घुमाया। पतले होंठ थोड़ा चिंतनशील थे। अगला समूह रक्षा प्रभाग का हेलियन वेई से लड़ता है। मुरोंग चांग फैंग की ठंडी आवाज ऐसी लग रही थी, न बहुत ऊंची और न ही बहुत कम, जैसे कि कोई पवित्र कार्यक्रम आयोजित कर रहा हो। केवल यह स्पष्ट था कि इस बार उसकी आवाज में तिरस्कार की हल्की झलक थी। हेलियन वेई अपनी सीट से खड़ी हो गईं, इत्मीनान से अपनी बाईं आस्तीन को चिकना किया, उदासीन भाव से, आलस्य से अपनी कमर को फैलाया। सभी की निगाहें एक बार फिर घूम गईं। उन्होंने हेलियन कबीले की वंशावली रखने वाले एकमात्र व्यक्ति को देखा, यह दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की जिसके पास ची का कोई अंश भी नहीं था। उनकी आंखें उपहास से भरी थीं। हेलियन मेई ने चारों ओर घूमकर हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि थी जिसे छिपाना मुश्किल था। उसने वेई के सामने आने तक इंतजार किया और ठंडी हंसी। फुहड़, तुम फिर से लॉर्ड मुरोंग को देखकर मूर्ख नहीं बन गए, है ना? मैं तुमसे दिवास्वप्न देखना बंद करने का आग्रह करता हूँ। क्या तुम जानते हो कि वहाँ ग्रैंड मास्टर कौन है? वेई ने क्रिस्टल गोले के पास खड़े पुराने गोले पर नजर डाली। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि हेलियन मेई द्वारा उठाए गए विषय में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हेलियन मेई उसके इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कृपालु भाव से बोली, वो वास्तव में ड्रैगन वॉयर एम्पायर का सबसे उत्कृष्ट ग्रैंड मास्टर है। उसके पास एक ऐसी ताकत है जिसे हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है, भले ही आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दें। हालांकि इस तरह का व्यक्ति वास्तव में दूसरी बहन के साथ अलग व्यवहार करता है। यह बेहद हास्यास्पद है कि आप अभी भी व्यर्थ में दूसरी बहन के साथ तुलना करना चाहते हैं। वेई की उंगली थोड़ी रुक गई। यह हल्की सी हरकत निश्चित रूप से हेलियन मेई के ध्यान से बच नहीं पाई। उसने अपनी ठुड्डी उठा ली। उसकी आवाज में विजयी स्वर में कहा गया, आह, तो आप जानते हैं कि अब कैसे डरना है। कथित तौर पर वह ग्रैंड मास्टर आमतौर पर अपनी पहचान बहुत सावधानी से छुपाता है और कभी भी खुद को आसानी से नहीं दिखाता है। इस बार वह दूसरी बहन की वजह से सामने आया होगा। अरे, आपको मुझ पर इस तरह की नजर डालने की जरूरत नहीं है। आपको शायद पहले इस ग्रैंड मास्टर को देखने का मौका भी नहीं मिला होगा। वेई कुछ नहीं बोली और केवल अपनी आंखें उठाकर उस बूढ़े की ओर देखा जो उसे देख रहा था। उसके मुंह के सिरे थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। क्या उसे ग्रैंड मास्टर हेलियन मेई को बताना चाहिए कि हेलियन मेई ने कहा था कि उसे पहले उसकी झलक देखने का मौका भी नहीं मिला होगा? वास्तव में वो उसका अपना मास्टर है। हेलियन मेई ने वेई का सिर नीचे देखा और उसके दिल में और भी अधिक संतुष्टि हुई। यह पता चला कि अभी भी ऐसे समय थे जब यह लड़की डर सकती थी। तो यह और भी अच्छा है। बात सिर्फ इतनी है कि उसे वेई के उतरे हुए चेहरे पर मुस्कान देखने को नहीं मिली।
उसकी मुस्कुराहट का दायरा बढ़ता जा रहा था। उसमें उपहास, निरर्थकता, गहनता, थोड़ी भी परवाह नहीं थी। एकमात्र चीज जो इसमें नहीं थी वह थी डर। इस समय वे दोनों पहले से ही क्रिस्टल क्षेत्र के पास पहुंचे। हेलियन मेई ने सबसे पहले मजाकिया चेहरे के साथ इसे स्वीकार किया। वो दो बुजुर्गों की ओर मुड़ी और बड़ी विनम्रता से झुकते हुए बहुत मासूमियत से मुस्कुराई। दोनों बुजुर्गों को नमस्कार। हेलियन मेई की तुलना में हेलियन वे स्पष्ट रूप से अनुपस्थित दिमाग वाले और थोड़े लापरवाह थे। ग्रैंड मास्टर के मुंह से लगभग झाग निकल रहा था और वे व्यथित लग रहे थे। उसने सोचा था कि उसकी अच्छी शिष्या उसे यहाँ प्रकट देखकर इतनी प्रसन्न होगी कि वो खुशी से उछल पड़ेगी और उसे गले लगा लेगी, जिससे दूसरों को ईर्ष्या होने लगेगी। लेकिन शिष्या, वो इतनी उदासीन कैसे हो सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उसका परीक्षा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आना पसंद नहीं आया हो? ऐसा हो सकता है। उनका यह शिष्य लगातार शांत रहा था और यहाँ तक उसे पहले भी चेतावनी दी थी कि वो अपने गुरु और शिष्य के रिश्ते को उजागर न करे। किसी शिष्य को स्वीकार करना वास्तव में आसान नहीं था, फिर भी वे एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सके। खांसी। वेई ने अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा और बूढ़े की कड़वी निगाहों को जितना संभव हो सके नजरअंदाज किया। उसने उदासीनता से कहा, परीक्षण से पहले मैं ग्रैंड मास्टर के साथ निजी तौर पर कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। बहुत स्पष्ट रूप से मुरोंग चांग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह का अनुरोध करेंगे। थोड़ी सी घबराहट के बाद उसकी आंखें घृणा से भर गईं। वेई की वर्तमान कार्रवाई के कारण हर किसी ने तिरस्कार पूर्वक अपने मुंह बंद कर लिए, जो उनकी नजर में निस्संदेह फिर से किसी की चापलूसी करने का प्रयास था। उन्होंने उसकी निगाहें देखी और भी अधिक तिरस्कृत हो गए। अरे, बस तब तक इंतजार करो जब तक यह निकम्मी खुद को मूर्ख न बना ले। किसी को पता होना चाहिए कि यह व्यक्ति, ग्रैंड मास्टर, एक बहुत ही अजीब स्वभाव का था। उनके विश्वास में युवा पीढ़ी पर प्यार करने की कोई अवधारणा नहीं है, और इस तरह के कुल चुंबन को सबसे अधिक तुच्छ समझा जाता है। देखिए कुछ ही देर में ग्रैंड मास्टर उसके साथ कैसा व्यवहार करने वाले थे। लकड़ी की कुर्सी पर बैठे बेली जिया जुए ने अपनी मुद्रा थोड़ी बदल ली। जो उंगलियां उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाती थीं, वे उसकी ठुड्डी को थपथपाने लगी, जबकि उसकी आंखें थोड़ी ऊपर की ओर थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंततः कुछ पता चल गया हो। उसकी आंखों में एक अज्ञात रोशनी चमक उठी। मुरोंग चांगफेंग, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो वेई से कुछ भी कहना नहीं चाहता था, उसने अपनी मोटी भौहें सिकोड़ ली और अपना मुंह खोलने जा रहा था। तभी उसने ग्रैंडमास्टर की गहरी आवाज सुनी, ठीक है। एक शब्द ने मुरोंग चांगफेंग के सभी शब्दों को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि ग्रैंड मास्टर की अभिव्यक्ति इतनी भद्दी थी कि यह उस गुस्से के कारण होना चाहिए जो बेकार पर आ रहा है। मुरोंग चांगफेंग फिर से खुश थे कि उन्होंने सगाई तोड़ दी, क्योंकि इस तरह की कृतघ्न लड़की, जिससे मिलने के बाद कोई भी छुटकारा पाना चाहेगा, वास्तव में उसके लायक नहीं थी। हेलियन वेई को बस इस बात की परवाह नहीं थी कि हर कोई उसे कैसे देखता है। वह मुड़ी, फुसफुसाहट के साथ अपनी आवाज धीमी की और बूढ़े के कान के पास जाकर कहा, चाहे बाद में कुछ भी हो, मास्टर को यह दिखावा करना होगा कि आप मुझे नहीं जानते। शिष्य, क्या तुम सचमुच मुझे स्वीकार नहीं करोगे? इस गुरु का हृदय टूट गया है। बूढ़ा जितना अधिक बोलता था, उतना ही अधिक वह अपनी छिपी हुई कड़वाहट व्यक्त करता था। वेई ने देखा कि हेलियन मेई करीब आ रही थी और वह जो कह रही थी उसे जल्दी से समाप्त कर दिया। याद रखें कि मैंने अभी क्या कहा है। हम्फ। हेलियन मेई ने ठंडे स्वर में परेशान किया और धीमी आवाज में कहा, जिसे केवल दो लोग ही सुन सकते थे, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि ग्रैंडमास्टर ने तुम्हें कुछ समय दिया है, तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे पास उनके साथ एहसान करने का मौका है। ग्रैंड मास्टर तुम्हारी इस चाल को नहीं खरीदेंगे। रुको और देखो, थोड़ी देर में ग्रैंड मास्टर तुम्हें इस क्यूई परीक्षण स्टेडियम से बाहर निकलने का आदेश देने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि यह कहाँ है? एक बेकार ने यहाँ आने की हिम्मत की। लड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि वास्तव में बेकार कौन है। हेलियन मेई के उकसावे का सामना करते हुए वे ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं।
एक अलग और बेतहाशा गर्वित आभा, जिसके बाद उसकी भौहें ऊपर उठाने की क्रिया ने उसे पूरी तरह से अभिभूत कर देने वाली उपस्थिति प्रदान की। हेलियन मेई ने बगल से एक व्यक्ति की परछाई को अपने पास आते देखा। उस तरह का आकस्मिक रवैया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखा, बहुत घृणित था। हेलियन मेई ने अपने दांत पीस लिए, वे के टुकड़े टुकड़े करने के लिए मर रही थी। भगवान मुरुंग, उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। क्या होगा अगर मैं पहले परीक्षण करा लूं? मुझे डर है कि बड़ी बहन को अभी भी थोड़ी तैयारी करने की आवश्यकता होगी। ऐसा लगता है जैसे वह क्यूई प्रसारित करना भूल गई है। संयोग से मैं बड़ी बहन को भी एक प्रदर्शन दे सकता हूँ। हेलियन मेई के शब्दों का स्वर थोड़ा ऊंचा था। भले ही उसने जानबूझकर इसे छुपाया, फिर भी वह उपहास के मजबूत स्वरों को पूरी तरह से दबा नहीं सकी। उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। वह है पहले अपनी स्वयं की क्यूई का परीक्षण करवाना, फिर वेई का परीक्षण करवाना। उसके विपरीत होने से वेई, जो कि किसी काम की नहीं है, की बेकारता और भी अधिक दिखाई देगी। वेई जितनी बुद्धिमान थी, वह कैसे नहीं जान सकती थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी क्या योजना बना रहा है। उसने अपने पतले होंठ मोड़े। वह इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगी कि सबसे पहले किसका परीक्षण हुआ। उनके दृष्टिकोण से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसने परीक्षण कराया। हेलियन मेई वेई की दिशा में मुड़ी और उसे सहजता से देखा, जिसके बाद वह एक कदम आगे बढ़ी और मंच पर कूद गई। जब सबकी निगाहें उस पर पड़ी तो सबके दिल कांप रहे थे। भले ही यह हेलियन जियोएर की तरह प्रतिभाशाली नहीं थी, फिर भी वह एक बिल्कुल उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट थी। जैसे ही उसने अकादमी में प्रवेश किया, उसने पहले ही फाइन कंपाउंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। यह कहा जा सकता है कि इस बार मार्शल क्यूई परीक्षण में वह सुपीरियर कंपाउंड में प्रवेश करने वाले शीर्ष 2 उम्मीदवारों में से एक थी। जैसे कि सभी के ध्यान में होने की भावना का बहुत आनंद ले रहे हों, हेलियन मेई ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अपना हाथ पारदर्शी क्रिस्टल क्षेत्र के ऊपर रखा। तुरंत उस क्रिस्टल गोले के नीचे से कोहरे का एक समुद्र उठ खड़ा हुआ, जिससे तेज रोशनी फैल रही थी। उसी क्षण भीड़ उमड़ पड़ी। यह जल विशेषता 5वां स्तर है। स्वर्ग, यह वास्तव में जल गुण है। किसी भी नए छात्र के लिए इस स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन है। वह हेलियन परिवार की युवा कुमारी बनने की हकदार है। हेलियन मेई ने संतुष्ट भाव से अपने द्वारा मचाए गए हंगामे को देखा और सहजता से क्रिस्टल बॉल के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो छुप नहीं पा रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और वेई की ओर देखा। भले ही उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन बोले गए शब्दों में ऐसा लहजा था जिससे लोग असहज हो गए। सबसे बड़ी बहन को भी आना चाहिए और इसे आजमाना चाहिए। यदि आप कोशिश नहीं करना चाहते हैं, तो आप परीक्षा छोड़ सकते हैं। आखिरकार इतने सारे लोगों के सामने अपना चेहरा खो देने के बाद उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, ग्रैंड मास्टर तुरंत क्रोधित हो गए। उनकी आंखें चौड़ी और गोल हो गईं क्योंकि उन्होंने अपने दिल में अंधेरे से सोचा था हम्फ, केवल एक छोटा सा पानी का गुण और वह बहुत घमंडी थी। यदि उसने केवल सार्वजनिक रूप से अपने आत्मगौरव का प्रदर्शन किया था, तो इसे भूल जाए। फिर भी उसने अपने प्रिय शिष्य पर कदम रखने की जिद की। ऐसी बात की इजाजत कैसे दी जा सकती है? कुछ चीजों के लिए सहनशीलता की आवश्यकता होती है, कुछ चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। वह ग्रैंड मास्टर कुछ करने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि उनके ही शिष्य ने उन्हें चेतावनी देने जैसी दृष्टि से देखा। असहाय होकर वो केवल आज्ञाकारी होकर बैठ सकता था, इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। जैसे कि उसे बूढ़े के मूड में बदलाव का एहसास हो गया हो। बेली जियाजुए, जो मंच के नीचे छिपा हुआ था, ने उसकी ओर देखा। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान और अधिक स्पष्ट हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, छोटी सी बात और वह बूढ़ा सिर एक दूसरे को जानते थे। ग्रैंड मास्टर को अभी तक पता नहीं था कि एक महामहिम, जिसके बारे में वह हमेशा सोचता रहता था, भीड़ के भीतर से उसे देख रहा था। मंच का दृश्य नीचे से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है,
जबकि मंच से नीचे देखने पर दृश्य बिल्कुल लोगों के विशाल समुद्र को देखने जैसा लगता है। इसलिए इस समय ग्रैंड मास्टर का मन केवल इस बात से भरा हुआ था कि कैसे उनके शिष्य की बुद्धि और क्षमता के आधार पर वह लड़की, जो अभी नहीं जानती थी कि आकाश कितना ऊंचा है और न ही पृथ्वी कितनी गहरी है, बिना किसी संदेह के मंच से बाहर कर दी जाएगी। इसलिए बूढ़े ने बेहद गर्व से अपनी आस्तीनें झाड़ी और गंभीर स्वर में कहा, हेलियन वेई वेई, ऊपर आओ। जब लोगों ने उसकी उत्तेजित आवाज सुनी तो वेई वेई पर उनकी निगाहें उपहास की और भी अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित भावना को प्रदर्शित करती थीं। इस प्रकार का निकम्मापन वास्तव में किसी का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ है। अभी पहले वो ग्रैंडमास्टर को चूमना चाहती थी, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि ग्रैंडमास्टर भी उसका असली चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता है। वे आराम से मुस्कुराए और खींचे चले आए। फिर वह धीरे धीरे क्रिस्टल क्षेत्र के सामने कदम रख रही थी। जब वह अपने गुरु के पास से गुजरी तो उसने अपने कदम भी नहीं रोके। इससे हेलियन जियोएर, जो बगल में बैठी थी, ने अपने पतले होंठ ऊपर कर लिए। यह फूहड़ बस मौत का रास्ता तलाश रही है। ग्रैंडमास्टर के पास पहले से ही उसके बारे में एक राय थी, फिर भी वह अभी भी इतनी अहंकारी है, देखें कि उसे बाद में कैसे भुगतना पड़ेगा। वेई को जरा सी भी परवाह नहीं हुई और उसने अपनी सफेद जैसी हथेली को बढ़ाया और क्रिस्टल क्षेत्र के पास पहुंची। हेलियन जियोएर ने चाय पी और शालीनता और संतुलित भाव से चुस्की ली। उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी आकर्षक लगती है, फिर भी वह किसी काम की नहीं। सिर्फ अपना हाथ फैलाना पर्याप्त नहीं होगा, आपको क्रिस्टल गोले का सामना करना होगा और अपनी क्यूई डालना होगा। क्या आप इन चीजों को भी नहीं जानते हैं? मुरोंग चांगफंग अधिक से अधिक अधीर हो रहा था और उपहास का दौर शुरू कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, अब भी यह निकम्मा अभी भी नहीं जानता कि उसकी क्यूई का परीक्षण कैसे किया जाए। क्या आप लोग भूल गए, वह सिर्फ खुद को मूर्ख बनाना पसंद करती है। हमें केवल देखने की जरूरत है। किसी चीज के लिए कुछ भी नहीं के लिए बहुत अधिक उम्मीदें रखना अच्छा नहीं है। हा हा हा। जयकारों की आवाजें लगातार तेज होती जा रही थीं, जैसे सभी दिशाओं से ज्वार भाटा आ रहा हो और विशेष रूप से कानों को छेदने वाला था। वे बिल्कुल भी नहीं हिली, पहले की तरह आलस्य से निश्चिंत दिखाई दी। बेली जियाजू ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। आमतौर पर जिन युवा लड़कियों का इस तरह मजाक उड़ाया जाता है वे पहले ही परीक्षण चरण से नीचे आ चुकी होती हैं या कम से कम शर्मिंदा महसूस करती होंगी। उसे फिर से देखने पर उसका चेहरा शांत हवाओं और तैरते बादलों की तरह शांत था, और यहाँ तक कि मुस्कुराता हुआ भी लग रहा था, या मुस्कुराने जैसा लग रहा था। वह क्या मजाक कर रही थी? बेली जियाजुए फिर से और अधिक ध्यान से देखना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी पांचों उंगलियां कांप रही थीं, जबकि शक्ति धीरे धीरे उसकी हथेली के बीच की ओर बढ़ रही थी। क्रिस्टल गोले से कर्कश ध्वनि निकली और सभी दिशाओं से वाष्प उठी। सभी ओर और दिशाओं से अज्ञात हवाएं चलीं। दहाड़ता हुआ अतीत, साथ साथ सीटी बजाना। वास्तव में चारों ओर की हवा प्रभावित हुई। बूढ़े व्यक्ति ने अवचेतन रूप से वेई की दिशा का सामना किया और देखा, उसके दिल में एक अकल्पनीय विचार उसके दिमाग में कौंध गया। नहीं, इसकी बहुत संभावना नहीं होनी चाहिए। उनका शिष्य वास्तव में था। उत्तरी हवा के झोंके से मंच के नीचे खड़े लोगों को केवल अपने गालों पर दर्द महसूस हुआ। क्रिस्टल क्षेत्र में परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उन्हें शक्ति लगाने की आवश्यकता थी। वे हल्के से हंसे क्योंकि उनके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जो अवर्णनीय लालित्य का प्रतीक था। अगर लोग ध्यान से देखें तो उन्हें पता चलेगा कि ये सभी हवाएं उसके नियंत्रण में थीं। हालांकि ग्रैंडमास्टर के अलावा यह लगभग अथाह विशेषज्ञ ऐसा कोई नहीं था जिसने इस तरह के सूक्ष्म मंत्रों पर ध्यान दिया हो। नहीं, शायद एक और व्यक्ति था। यह सिर्फ इतना है कि उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति ग्रैंडमास्टर की तरह स्पष्ट नहीं थी, और इसके बजाय केवल संकुचित, मंत्रमुग्ध कर देने वाली शांत, गहरी आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। जहां तक अन्य लोगों का सवाल है,
वे सभी इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि क्रिस्टल क्षेत्र किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित करेगा और किस हद तक आंखों को चकाचौंध कर देगा। हालांकि क्रिस्टल क्षेत्र के भीतर से एक भी चीज विकिरणित नहीं हुई। इसके बजाय उस पर सफेद कोहरे की परत छा गई। लड़की, तुम अप्रत्याशित रूप से हवा में हेरफेर कर सकती हो। वास्तव में हवा को नियंत्रित करना सबसे कठिन गुण है। उसके कान के पास युआन मिंग की सुखद आश्चर्यचकित करने वाली आवाज थी। तभी वे ने अपना हाथ वापस ले लिया और वो क्रिस्टल क्षेत्र पहले की तरह साफ हो गया, बिना किसी अशुद्धता के। हेलियन मेई किनारे पर खड़ा था और उपहासपूर्वक हंसा। मैंने तो यह भी सोचा था कि अभी की ध्वनि इस बात का प्रमाण है कि कोई चमत्कार हो सकता है। अंत में प्रकाश बिल्कुल भी विकीर्ण नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि हेलियन जियोएर को इसी परिणाम का इंतजार था। बाहर से उसने हेलियन मेई पर आरोप लगाते हुए देखा, तीसरी बहन, आप फिर से बकवास कर रही हैं। बड़ी बहन ने पहले ही अपना सारा प्रयास कर दिया है, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बहन ने जो कहा वह सही था। सबसे बड़ी बहन द्वारा क्रिस्टल क्षेत्र को जलाना उसके लिए बहुत कठिन था। दोनों बहनें, एक लाल टीम में, एक सफेद टीम में, हर तरफ से वे का भरपूर उपहास किया। मंच के नीचे नए छात्र भी इतनी जोर से हंसने लगे कि अकादमी के आसपास के क्षेत्रों को भी इसकी आवाज सुनाई दे गई। बेली जिया ज्यू की आड़ू के फूल वाली आंखें शांत भाव से ऊपर की ओर देख रही थीं, जबकि उनके होठों ने असाधारण रूप से सुंदर चाप बनाया। यह एक परीक्षण क्षेत्र है। आश्चर्य की बात है कि ये सभी लोग इस पर निर्विवाद रूप से विश्वास करते हैं। उसके होठों पर तिरस्कार बहुत गहरा था, मानो वह उपहास कर रहा हो, मानो वह विचार कर रहा हो। यह देखकर कि उसके मालिक के चेहरे का किनारा किस हद तक मुड़ा हुआ था, छाया कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मुझे नहीं पता था कि फिर किसकी किस्मत खराब थी, और यहाँ तक कि स्वर्ग को भरने के लिए भी पर्याप्त था। मंच के शीर्ष पर बैठे ग्रैंडमास्टर ने जितना अधिक सुना, उनकी उपस्थिति को देखना उतना ही कठिन होता गया। इन दोनों बहनों की चालों को देखकर उसके दिल में जलन बढ़ने से नहीं रुकी। अपने प्रिय शिष्य की कैसी निर्लज्ज बदमाशी! क्या उन्होंने उसे मृत व्यक्ति समझा? उनका अपना व्यवहार कुशल प्रिय शिष्य इतना अद्भुत, बुद्धिमान और यहाँ तक कि पैसा कमाना भी जानता था। वह जानती थी कि उसे खुश करने के लिए हथियार कैसे बनाए जाते हैं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने उसे कुछ भी नहीं सिखाया है, और फिर भी एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह उसकी देखभाल करती थी। क्या यह केवल एक क्रिस्टल क्षेत्र नहीं था जो प्रकाश नहीं करता था? इसमें इतनी चिंताजनक बात क्या थी? इसके अलावा लोगों के इस समूह को यह समझ में नहीं आया कि उनके शिष्य का शरीर कितना अविश्वसनीय था। ग्रैंडमास्टर इतने गुस्से में थे कि उनकी आंखें बड़ी और गोल हो गईं और उनकी सफेद दाढ़ी पर बाल चिपक गए। वह सोचने लगा कि आगे क्या करना है। जब उसने वेई को अपना हाथ उठाते हुए और अपनी आस्तीन खोलते हुए देखा, चौड़ी और ढीली आस्तीन तंग गई और ऐसा लगने लगा जैसे तलवारें भी इसे भेद नहीं पाएंगी। क्रिस्टल गोले के बगल में एक मनमोहक आकृति बनी, उसके पतले होंठ बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़े। परीक्षण हो गया है, तो चलो हवा न रुकने का फायदा उठाने के लिए मुकाबला शुरू करें। लड़ो। हाँ, मैं क्या सुन रहा हूँ? यह नालायक मुझसे लड़ना चाहता है। हेलियन मेई ने अपने कान पकड़ लिए और उपहास में जोर से हंसा। मैं सबसे बड़ी बहन को सलाह देता हूँ कि वह जितनी जल्दी हो सके नीचे उतर जाए और खुद को मेरी पिटाई से तब तक बचाए जब तक आपको घुटने टेककर दया की भीख न मांगनी पड़े। वे ने उन शब्दों को सुनने के बाद बिल्कुल भी झुंझलाहट नहीं दिखाई। इसके बजाय वह टहलने लगी। उसका शरीर एक कोण पर था और थोड़ा आगे की ओर था। उसके मुंह के सिरे थोड़े शैतानी चाप में मुड़े हुए थे। तो चलो आओ और कोशिश करो। देखते हैं जब वह समय आएगा तो घुटने टेककर दया की भीख मांगने वाला कौन होगा। शुरुआत में वेई की आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी, जो पूरी अकादमी में फैल रही थी, जो लगातार तिरस्कारपूर्ण हंसी से भरी हुई थी। जब दीदी इतनी अधीर है तो ये छोटी बहन ही तुम्हें संतुष्ट कर सकती है। नरक में उतरने की अपनी आकांक्षा पूरी करो। हेलियन मेई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके पूरे शरीर पर धुंध की परतें फैल गईं।
इस दृश्य को देखकर और भी कम लोगों को विश्वास हुआ कि वे जीतेंगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस कठिन परीक्षा में कोई सस्पेंस नहीं था। भले ही वे के पास क्यूई हो, उसकी वर्तमान क्षमता के आधार पर उच्च स्तरीय जल रैंक प्रतिद्वंद्वी को हराना अभी भी असंभव होगा। कहने की जरूरत नहीं है, उसके पास क्रिस्टल क्षेत्र को रोशन करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी, फिर भी उसने अपनी क्षमता का आकलन करने में असफल होने का साहस किया और लड़ने का सुझाव दिया। अकादमी के भीतर एक शो देखने का माहौल और अधिक गाढ़ा हो गया, यह देखने के इंतजार में कि वह बेकार व्यक्ति कैसे घायल होगा। हेलियन मेई और भी अधिक क्रूर थी। उसने अपनी हत्या की चाल को अंजाम देने के लिए सीधे सबसे अधिक शक्ति वाला एक लंबा चाबुक निकाला। जब चाबुक की पूंछ जमीन पर गिरी, तो उससे तेज आवाज निकली जिससे सभी को दर्द महसूस हुआ। मैं तुम्हें एक कोड़े का उपहार देने जा रहा हूँ और सीधे तुम्हें विभाजित कर दूंगा। इतना कहकर हेलियन मेई की कलाई घूम गई। सभी ने अपने दिल में सोचा, जब यह कोड़ा नीचे आएगा, भले ही वे का चेहरा बच गया हो, फिर भी यह निश्चित रूप से गंभीर संकट में होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे ने वास्तव में तेजी से अपना एक हाथ जमीन पर रखा और खुद को एक सुंदर हैंडस्टैंड में खड़ा कर लिया और फिर ऊपर की ओर धकेल दिया, जिससे उसके पैर घूमने लगे और लंबे चाबुक में फंस गए। हेलियन मेई के चेहरे का रंग बदल गया। उसने ठंडे स्वर में फुसफुसाया और लंबा चाबुक वापस ले लिया। तुम्हारे पास निश्चित रूप से बहुत सारी छोटी छोटी तरकीबें हैं, हालांकि खेल यहीं और अभी समाप्त होता है, जाओ मर जाओ। स्नैप! लंबे चाबुक ने आसमान का सामना किया और लहराया। एक भयंकर हवा चली, अनगिनत अव्यवस्थित जल वाष्प ने हवा में कहर बरपाया। उनका लक्ष्य केवल एक व्यक्ति था, हेलियन वेई। इस दृश्य को देखकर न केवल ग्रैंडमास्टर ने अपना भौं सिकोड़ लिया, बल्कि दूर खड़े निरीक्षण करने वाले प्रिंसिपल टुसु फैंग ने भी बहुत नापसंद किया और अपना सिर हिला दिया। आमतौर पर कहें तो जब किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े जो बहुत कमजोर हो, तो कोई इतना क्रूर नहीं होगा। फिर भी अब हेलियन मेई ने वेई से निपटने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अपनी सबसे घातक चाल का इस्तेमाल किया। इसके बाद वेई के लिए लड़ाई हारना उतना आसान नहीं होगा। इस समय उसके लिए अपनी जान गंवाना बहुत संभव था। हेलियन मेई ने वेई की ओर आत्मसंतुष्टि से देखा, जो असहाय रूप से नियंत्रित थी और धुंध से बंधी हुई थी। वह जानती थी कि उसके हाथों में रहते हुए इस निकम्मे के पास वापस लड़ने की थोड़ी सी भी शक्ति नहीं होगी। अभी उसे केवल थोड़ी सी ताकत का उपयोग करने और उसे तुरंत मरने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता थी। रुको, वह फूहड़ अभी भी मुस्कुरा रही थी। इस समय भी वह अप्रत्याशित रूप से अभी भी मुस्कुरा रही थी। आखिरकार हवा उठती है। हेलियन वेई वास्तव में मुस्कुरा रही थी। उसका एक हाथ उसकी जेब के अंदर था, एक हाथ अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से स्थित था, हवा की गति को महसूस कर रहा था। पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, सुंदर और मनोरम दोनों लग रहे थे। हवा बढ़ती है। कौन सी हवा उठती है? क्या यह कचरा डराने वाला मूर्ख था? नए छात्रों को वेई की बात समझ में नहीं आई और वे फिर से हंसने लगे। हालांकि इस समय वेई की आकृति चार्ज हो गई, जमीन को छू गई और एक प्रेत की तरह आने वाली दूरी को बंद कर दिया। साथ ही एक तेज हवा भी लाई जिससे लोगों की सांसें धीमी हो गईं। इससे पहले कि हेलियन मेई प्रतिक्रिया दे पाती, बर्फीली ठंड का एक झोंका आसानी से उसकी गर्दन तक पहुंच गया। बर्फीलेपन ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया और हेलियन मेई के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया कि उसके प्रतिद्वंद्वी के शरीर से कोई ची निकल रही है। इस निकम्मे ने अपनी सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रबंधन कैसे किया? हेलियन मेई को विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसकी पुतलियां धीरे धीरे खुली और देखा कि वेई ने उसका गला पकड़ रखा था। उसके चेहरे का रंग यथासंभव सफेद हो गया। पहली बार जब उसे इस निकम्मे की पिटाई का सामना करना पड़ा, तो यह पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कचरा वापस लड़ने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा उस समय वो अपनी खुद की छवि बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने मार्शल क्यूई का उपयोग भी नहीं किया। लेकिन इस बार
यह वास्तव में इसलिए हुआ क्योंकि यह बहुत जल्दी हुआ, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, इतनी जल्दी कि इससे उसके 4 अंग ऐसे लग गए मानो वे ठोस रूप से जम गए हो। बगल में बैठे हेलियन जियोएर को पता चला कि कुछ सही नहीं था। वो हेलियन मेई की ओर मुड़ी और जोर से चिल्लाई, छोटी बहन, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो और आगे बढ़ो। हेलियन मेई अपरिवर्तित थी। वह पूर्ववत मुद्रा में रही और अपना हाथ भी नहीं उठा सकी। वह भी आगे बढ़ना चाहती थी, हालांकि चारों तरफ और 8 दिशाओं से आने वाले दमन की भावना के कारण वह केवल उस रास्ते पर ही खड़ी रह सकी। ये हवा ऐसी लग रही थी जैसे उसके ही शरीर को दबा रही हो। हेलियन वेई वेई हल्के से हंसी और अपना कॉलर उछाला। उसकी आंखें साफ और ठंडी थीं, भौहें ठंड की तरह थीं, उसका लबादा नृत्य में लहरा रहा था। उसके अनियंत्रित शरीर को छिपाना मुश्किल था। मैं, हेलियन वेई वेई, शुरू से ही प्यार में पागल नहीं थी। हेलियन परिवार ने भी कभी कोई बेकार काम नहीं किया। और तुम, दफा हो जाओ। पिताजी। हेलियन मेई घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसे नहीं पता था कि किस क्षण से उसके बंदे काले बाल अस्त व्यस्त हो गए और बेहद शर्मनाक थे। यह बस इतना ही है, बस इतना ही। एक जल रैंक 4 विशेषज्ञ उसके हाथों बर्बाद हो गया था। यह बस चौंकाने वाला था, सिवाय इसके कि इस तरह की वास्तविकता जो लोगों के दिलों को संकुचित कर देगी, पूरी तरह से स्पष्ट और स्पष्ट रूप से सभी की चौकस निगाहों के नीचे घटित हुई। एक पल में सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि हवा की हल्की सी आवाज ही रह गई थी। बेली जियाजू के अलावा लगभग सभी लोग इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने अपना मुंह बंद नहीं किया। जैसे ही वेई वेई पत्थर के मंच के शीर्ष पर खड़ी थी, उसके स्पष्ट और ठंडे चेहरे पर केवल शांति थी। इसमें निश्चित रूप से जीत के बाद का कोई अहंकार या आत्मसंतुष्टि नहीं थी। अकादमी के बाहर से सुनहरी धूप आसपास छाई हुई थी। 4 तरफ से आ रही हवा ने उसके शरीर पर लिपटे सफेद कपड़ों और काले वस्त्र को झकझोर दिया। उसके काले स्याही रंग के बाल उड़ गए और नाचने लगे। किसी ने भी उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं की। अब किसी काम की नहीं। यह पहली बार था जब वेई वेई ने सबके सामने हेलियन परिवार के मामलों का उल्लेख किया। उसने दुनिया को यह बताने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया कि वह अभी भी यहीं है। हेलियन कबीला अभी भी यहाँ था, लेकिन हर किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि निकट भविष्य में वेई वेई उन्हें यह बताने के लिए एक और तरह की असाधारण सुंदर विधि का उपयोग करेगी कि हेलियन कबीला अभी भी यहाँ नहीं था, यह मजबूत हो गया है और वापसी कर रहा है। मुरोंग चांगफेंग, उसकी प्रेमिका, जिसने उसे छोड़ दिया था, का चेहरा अंत में तिरस्कार और घृणा से बदलकर सदमे से भर गया। भले ही यह कैसे भी रूपांतरित हुआ, उसकी दोनों आंखों ने वेई वेई के शरीर को आधा कदम भी नहीं छोड़ा। उस पल उसके दिल को ऐसा लगा जैसे किसी चीज से गोली लग गई हो। मुरोंग चांगफेंग, जो रेफरी के रूप में कार्य कर रहे थे, अप्रत्याशित रूप से कुछ अचेत अवस्था में थे। बेली जियाजू ने इस दृश्य को देखा जबकि सफेद जेड चाय का कप लेने वाला हाथ थोड़ा सुस्त हो गया। चारों ओर से पेड़ों ने वूश वूश की ध्वनि निकाली। फूहड़, तुमने धोखा दिया। हेलियन मेई के हाथ की हथेली जमीन पर दबी हुई थी, उसकी दोनों आंखें लाल हो रही थीं और वेई वेई को घूर रही थीं। उसका चेहरा अनिच्छा से भरा था। हारना वास्तव में डरावना नहीं था। वास्तव में डरावनी बात यह थी कि अब तक उसे यह स्पष्ट नहीं था कि क्या हुआ था। उस फूहड़ ने अवश्य ही किसी प्रकार की चाल का उपयोग किया होगा जो प्रकट होने लायक नहीं है। धोखा दिया गया। वे ठंडी हंसी, अपनी कमर झुकाई और अपने पैर से पत्ता उठाया, उसे अपने हाथ के बीच में पकड़ लिया और कुछ बार उसके साथ खेला जब तक कि एक मधुर ध्वनि नहीं निकली। हेलियन मेई के गाल पर तुरंत एक अतिरिक्त थप्पड़ मारा गया। उसने कांपती हिंसक आंखों से वेई वेई की ओर देखा। वेई वेई हल्के से हंसे और उसके चेहरे को थोड़ा थपथपाया। हेलियन मेई की आंखों के निचले हिस्से से बाहर की ओर निकलने वाली खतरनाक धाराओं का जन्म हुआ, जिसने पूरे स्टेडियम को चौंका दिया। याद रखें, ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझ में तुम्हें मारने की क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा खून गंदा है। जो कुछ कहा गया था उसे सुनने के बाद तुसु फेंग ने आश्चर्य से अपने होंठ घुमाए।
उन्हें याद आया कि एक व्यक्ति हुआ करता था जो केवल एक चाल का उपयोग करता था और एक लड़ाई के बाद प्रसिद्ध हो गया था। इसके अलावा जिस व्यक्ति से लड़ाई हुई वह पानी की खेती करने वाला नहीं था, बल्कि वह व्हाइट अकेडमी का ग्रैंड मास्टर हु फा था। उस वर्ष वह व्यक्ति मात्र 9 वर्ष का था। यह देखकर कि वह अभी भी मामा कहकर पुकारने में सक्षम था, भले ही ये शब्द बहुत ठंडे लग रहे थे, फिर भी यह कुछ हद तक प्यारा था। सिवाय इसके कि कौन जानता है कि इस बार व्हाइट अकेडमी में आकर वह फिर कैसा तूफान खड़ा कर देगा। यह सोचते हुए तुसु फैंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और भीड़ के भीतर से एक अद्वितीय ठंडी आकृति के पीछे की ओर देखा और नजर डाली। बेली जिया जुए की आंखें बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठी, वे नीचे झुक गईं और उसके अपने फर के लबादे पर टिक गईं, जिसके साथ वह खिलवाड़ कर रहा था। तुसु फैंग के मुंह के कोने हिल गए। उनकी नजर में क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया के सभी लोग और उनके मामले उनके उस बाहरी परिधान से तुलना नहीं कर सकते। इन 10 वर्षों के बीत जाने के बाद छोटा बर्फ का टुकड़ा एक बड़ा बर्फ का पहाड़ बन गया था। यह सचमुच बहुत नीरस था। दूसरी ओर ऐसा लग रहा था कि हेलियन परिवार की वो बेकार चूक निश्चित रूप से सतह पर बहुत सरल नहीं दिखाई देती थी। हेलियन मेई, जो अपने पेट के बल जमीन पर थी, ने वेई वेई को देखा, जो सितारों के समुद्र के बीच चंद्रमा की तरह चमक रही थी। जैसा कि उसने सोचा था, उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। यह केवल एक दिखावा था। यह फूहड़ किस बात से इतनी संतुष्ट थी? घुटनों के दर्द से परेशान लोग इसे जरूर पढ़ें। टीवी शो के इन हॉट सीन्स को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उसके दिल में द्वेष की लहर उसकी खूबसूरत आंखों में समा गई। जैसे ही उसका बायां हाथ पलटा, हेलियन मेई ने अपनी आंखें नीची कर लीं। जबकि सभी का ध्यान वेई वेई पर केंद्रित था, उसने अपनी पीठ पीछे वेई वेई के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक जहरीली मधुमक्खी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। वह जहरीली मधुमक्खी अपने साथ एक जहरीला पदार्थ लेकर आई थी जो पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अनोखा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन थी, वे अपनी ओर आ रही मधुमक्खी का पता नहीं लगा पाएंगे। जिसे मधुमक्खी ने काट लिया, उसे इसका एहसास नहीं होगा और न ही उसकी जान को खतरा होगा। हालांकि जहरीली मधुमक्खी का जहर किसान की सारी चीखों खत्म कर देगा। इतना कीमती जहरीला पदार्थ मूल रूप से इस उपयोगी शरीर पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वह इसे प्रतियोगिता के अगले चरण के लिए सहेजना चाहती थी। अब जब यह फूहड़ इस तरह से अपनी आंखें खोलने में विफल रही, तो वह उसे यह स्वाद चखाएगी कि इतनी पीड़ा सहने का क्या मतलब होता है। वह चाहती थी कि वह मर जाए। हालांकि उसके पास अभी भी एक कवर की कमी है। इस बिंदु पर सोचते हुए हेलियन मेई ने हेलियन जियोएर की ओर देखा। हेलियन जियोएर ने तुरंत उसके इरादे को समझ लिया और अन्य लोगों की दृष्टि रेखा को अवरुद्ध करने के लिए अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया। हेलियन मेई की आस्तीन लहराए और जहरीली मधुमक्खी उड़ गई। यह योजना मूलतः फुलप्रूफ थी। अप्रत्याशित रूप से इस समय वेई वेई की आंखें अचानक अंतरिम के दौरान पीछे मुड़ गईं, और ऐसा लगा कि एक अतिरिक्त व्यक्ति की छाया उसकी पीठ से उभरी है। उस व्यक्ति की शक्ल पहचानी नहीं जा सकती थी, फिर भी उसके सिर पर चांदी के बाल थे जिससे कोई भी भयभीत हो सकता था। एक अकल्पनीय घटना घटी। उस जहरीली मधुमक्खी ने अचानक सख्ती से अपनी दिशा बदली, उसकी ओर मुड़ी और वापस उड़ गई। हेलियन मेई ने अभी तक अपना बचाव नहीं किया था और कुछ ही देर बाद जहरीली मधुमक्खी ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर काट लिया। आह नहीं, इधर मत आओ, वह बिना किसी कारण के जोर से चिल्लाई। वेई वेई की ओर देखते हुए उसकी आंखें डर से भर गईं। हेलियन जियोएर ने शोर सुना, अधीरता से भागा और देखा कि हेलियन मेई की गर्दन का पिछला हिस्सा खून से गीला है। वह अचानक हतप्रभ हो गई। उसके बाद उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं, जिससे लोगों को उस पर दया आ गई। सबसे बड़ी बहन, तुमने क्या किया? तीसरी बहन आमतौर पर मेरी मदद करने के लिए केवल कुछ ही बातें कहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने भगवान को पसंद करने के कारण फिर से मेरे खिलाफ शिकायत की, लेकिन आप इस तरह से गुस्सा निकालने के लिए तीसरी बहन का उपयोग नहीं कर सकते। इस समय लोगों को पता चला कि हेलियन मेई की गर्दन का पिछला भाग पहले से ही अविश्वसनीय रूप से तेजी से सड़ रहा था।
वहां लेटी हुई एक जहरीली मधुमक्खी थी जिसका पूरा शरीर चमक रहा था। उस जहरीली मधुमक्खी का शरीर मूल रूप से पारदर्शी था। अब जब उसने मार्शल क्यूई को चूस लिया था, तो जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका पेट रोशनी से भर गया, जिससे देखने वालों के दिल ठंडे हो गए। हर कोई ठंडी सांस ले रहा था। जहरीली मधुमक्खी का खतरा सभी के लिए स्पष्ट था। यह घृणित चीज इतनी बुरी थी कि यह जीने के लिए क्यूई को अवशोषित करने पर निर्भर थी। हालांकि हर बार किसी व्यक्ति की क्यूई को अवशोषित करने के बाद यह लंबे समय तक उत्पात मचाने में सक्षम नहीं होगा, फिर भी जब लक्ष्य को इसके द्वारा छुआ जाता है, तो यह निश्चित रूप से कल्टीवेटर से सारी क्यूई को चूस लेता है। किसी के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। जब तक कि कृषक की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वह कृषक की खाल उतार देता था। जैसा कि अपेक्षित था, हेलियन परिवार की यह सबसे बुजुर्ग महिला वास्तव में निर्दयी और निर्दयी थी। केवल एक आदमी की खातिर उसने वास्तव में अपनी ही सौतेली बहन को चोट पहुंचाने के लिए ऐसा कपटपूर्ण तरीका इस्तेमाल किया। एक के बाद एक अधिक से अधिक घृणा की निगाहें वेई वेई की ओर मुड़ी और उन पर गोली चलाने लगी, मानो उनके सामने खड़ी यह युवा लड़की वास्तव में इंसान नहीं, बल्कि एक दुष्ट राक्षस थी। फिर भी हेलियन वेई वेई केवल हल्के से हंसी। उसकी आंखों की गहराई ने धीरे धीरे उसके पैर को सिल्वर ग्रास के ब्लेड से खेलते हुए पकड़ लिया। युआन मिंग ने कहा, तुम्हारी ये दो छोटी बहनें आपको जहरीली मधुमक्खी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के कारण मूर्ख थीं, इसलिए उन्हें आंख के बदले आंख मिली। इस भगवान को बेशर्मी की उनकी क्षमता के बारे में जानकार माना जा सकता है। वास्तव में इस तरह के बेवकूफ लोगों के चरित्र पर अभी भी विश्वास करने के लिए वे लोग वास्तव में बेवकूफ हैं। हेलियन जियोएर स्वाभाविक रूप से युआन मिंग के शब्दों को नहीं सुन सका। उसने गंभीर रूप से घायल हेलियन मेई को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और इस हद तक रोई कि लोगों का दिल टूट जाए। सबसे बड़ी बहन, रक्षा विभाग में तीसरी बहन, और मैंने हमेशा आपको अपने तरीके से चलने दिया है। आपने मुझे धमकाया, फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। चाहे कुछ भी हो, हेलियन कबीले का खून आपके शरीर से बहता है। हालांकि इस मामले को एक बार फिर से इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस दुनिया में हमें भी देश के कानून का पालन करना होगा। वेई वेई ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। ऐसा लगता है कि दूसरी बहन और मैं एक जैसे सोचते हैं। इस मामले को वास्तव में इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि पिछली वेई वेई यहाँ होती और आज इस तरह के मामले का सामना करती, तो उसे उनके द्वारा फंसाया जाना तय था। लोगों द्वारा बोले गए शब्द डरावने थे, और हेलियन जियोएर ने जो शोषण किया वह एक बिंदु था। हर बार जब वेई वेई एक अनुचित जाल में फंस गई, तो वेई वेई को कभी भी तार्किक रूप से बहस करना नहीं आया। लेकिन वो उतनी पुरानी वेई वेई नहीं थी जिसने उन्हें उसे फ्रेम करने की अनुमति दी थी। क्या आप उससे भुगतान करवाना चाहते हैं? हेलियन जियोएर जैसी हरी लड़की के लिए ऐसे तरीके बहुत कमजोर थे। वो नहीं जानती थी कि वेई वेई के शांत चेहरे को देखकर हेलियन जियोएर को वास्तव में उसके दिल में थोड़ी ठंडक महसूस हुई। हालांकि चीजें पहले ही इस बिंदु तक आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस निकम्मे के पास अभी भी चीजों को बदलने का कोई अवसर हो सकता है। हर कोई पहले से ही यही बात कह रहा था। वह इसके बारे में क्या कर सकती थी? हेलियन जियोएर अपने दिल में ठंडी हंसी। सतह पर उसका चेहरा अभी भी दिल दहला देने वाला था। मुझे पता है, आप मुझसे परेशान नहीं हो सकते, चाहे मैं कितनी भी बार समझाऊं। सबसे पुरानी बहन अभी भी लॉर्ड मुरोंग की वजह से बार बार मेरे लिए परेशानी खड़ी करेगी। मैं यह सब सहन कर सकता हूँ, लेकिन तीसरी बहन अभी भी जवान है। सबसे बड़ी बहन, आप कैसे दिल रख सकती हैं? वह जितना अधिक बोलती थी, उतना ही दुखी होती जाती थी। वह इस हद तक राजी हो जाती थी कि आसपास के लोगों की भावनाएं हिल जाती थीं। उसके आंसू टूटे हुए मोतियों की माला की तरह थे, जो लगातार नीचे की ओर फिसल रहे थे। वह वास्तव में एक शानदार अभिनय कर रही थी, जिससे आसपास के सभी पुरुष जो इसे देख रहे थे, मदद नहीं कर सकते थे लेकिन उसके लिए खड़े होना चाहते थे।
मैंने पहले से ही एक युवा महिला के बारे में सुना था, जो अवांछनीय और अनुचित थी। आज जब उससे मिला हूँ, तो वह बहुत चालाक है। मैं इस तरह की लड़की नहीं चाहूंगा, सब कुछ भले ही वो मुझे दिया गया हो। उसे बर्दाश्त न कर पाने के लिए लॉर्ड मुरोंग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा मत कहो, क्या यह सब लॉर्ड मुरोंग के लिए नहीं था कि उसने इतना कुछ किया? यह इस बात पर निर्भर करता है कि लॉर्ड मुरोंग उसके ऐसा करने के इच्छुक हैं या नहीं। यह सुनने के बाद मुरोंग चांग फैंग की चाल थोड़ी सुस्त हो गई। उसका ठंडा चेहरा घूम गया और वेई वेई के सामने आ गया। मैंने कई बार कहा है, आपकी क्रूरता को दूर किया जाना चाहिए। आपने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। इस बार मैं आपको आसानी से नहीं जाने दूंगा। पिछली बार उसकी बातें सुनने के बाद उसने सोचा कि इस लड़की ने पहले ही उसे छोड़ दिया है। अब चीजों को देखते हुए यह निश्चित रूप से लाइन को ढीला करने की उसकी रणनीति थी, ताकि वापस आना आसान हो सके। सचमुच उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी वजह से वह और अधिक निर्दयी हो जाएगी। हेलियन मेई, जिसे मूल रूप से जहरीली मधुमक्खी ने काट लिया था, ने मुरोंग चांग फैंग के शब्द सुने और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं। सौभाग्य से दूसरी बहन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसलिए उसे अकारण चोट नहीं लगी होगी। किसी भी स्थिति में जहरीली मधुमक्खी उसके द्वारा पाली गई थी। जब आसपास कोई नहीं होता, तो वह फिर से अपनी क्यूई प्राप्त कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो फूहड़ अंततः सड़क के अंत तक पहुंच गई है। हालांकि वह अपनी लड़ाई जीत चुकी थी, तो क्या हुआ? क्या उसे अभी भी पूरी दुनिया का उपहास नहीं मिला? हाँ, एक निकम्मी छोटी सी मिस जिसने अपनी शक्ति खो दी थी, बस लापरवाह होकर उनसे लड़ने की हिम्मत की। यह सही है, उसे आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। इस तरह का व्यक्ति वास्तव में व्हाइट अकादमी में रहने के लायक नहीं है। उसे निष्कासित करो, उसे निष्कासित करो। दरअसल एक के बाद एक सभी एक दूसरे के सुर में सुर मिलाने लगे। सबका निशाना वेई वेई था। वेई वेई के मुंह के कोने मुड़ गए। उनमें से प्रत्येक इतना भयंकर था मानो वे उसे निगल जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो वास्तव में बहुत लोकप्रिय नहीं थी, वो उन्हें इस तरह से एकजुट करने में सक्षम थी। बगल से देखने वाला बूढ़ा वास्तव में चिंतित था। वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे कैसे मदद करनी चाहिए। उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं था कि उनका शिष्य लोगों को काटने के लिए किस जहरीली मधुमक्खी का इस्तेमाल करेगा। उस लड़की का चरित्र हमेशा से ही स्तरीय था, इसलिए वह ऐसा बेशर्म काम नहीं करेगी। हालांकि उस जहरीली मधुमक्खी का अस्तित्व उसके प्रिय शिष्य के लिए शब्द खोने के लिए पर्याप्त था। वह सचमुच डरा हुआ था, डर रहा था कि ये लोग सही गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे और उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि क्या यह वास्तव में इस तरह से था? क्या वेई वेई के पास शब्द नहीं होंगे? निश्चित रूप से नहीं। वह केवल इसलिए बात नहीं कर रही थी क्योंकि वह अभी भी विचार कर रही थी। निस्संदेह वह समझाने में अपनी सांसें व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि युआन मिंग के अस्तित्व के बारे में किसी को नहीं बताया जा सकता था, और चाहे वे कोई भी हों, उन्हें विश्वास नहीं होगा कि हेलियन मेई खुद को काटने के लिए एक जहरीली मधुमक्खी छोड़ देगी। इसलिए बात करने में समय बर्बाद करने के बजाय वह सीधे उनके देखने के लिए सबूत भी फेंक सकती है। उसका मानना कि सबूत हेलियन मेई के शरीर पर ही होगा। और हेलियन जियोएर को अभी भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसने मुरोंग चांग फैंग को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। भगवान, मैं विनती करती हूँ कि मुझे चेहरा दें और इस बार मेरी सबसे बड़ी बहन को छोड़ दें। जब तक वह तीसरी बहन का सामना करने और चाय पेश करने और माफी मांगने के लिए घुटने टेकने को तैयार है, तो इस मामले को भूल जाएं। हम आखिरकार बहनें हैं। उसे इस तरह से निष्कासित होते हुए देख रही हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी बात खत्म करने के बाद हेलियन जियोएर की आंखें नीचे झुक गईं। उसकी लंबी पलकें उसकी अत्यधिक शालीनता को छुपा रही थीं। वह निश्चित रूप से यह नहीं भूली कि कैसे कुछ दिन पहले उस फूहड़ ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब वह चाहती थी कि हर चीज का पूरा भुगतान किया जाए। मिस जियोएर, आप बहुत दयालु हो रही हैं। यह दुष्ट लड़की आपकी दया की पात्र नहीं थी। इस बार उसे माफ न करने के लिए लॉर्ड मुरोंग को दोष न दें।
यहाँ तक हम सभी भी हाथ जोड़कर नहीं देखेंगे। सभी के चेहरे पर आक्रोश था। प्रिंसिपल भी यही हैं। हम एकजुट होकर एक याचिका प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उन्हें अकादमी से बाहर निकाला जाए। इस प्रकार के दबंग लोगों का सामना करने से हर कोई अपना आत्मविश्वास खो देगा और कुछ हद तक घबरा जाएगा। फिर भी वे केवल थोड़ी सी हंसी और बिना सोचे समझे अपने हाथ में पत्ती लेकर खेलने लगी। जिसने जहरीली मधुमक्खी को छोड़ा या नहीं छोड़ा, क्या उसे अकादमी से बाहर जाना होगा। दूर से बेली जियाजुए, जो अभी प्रकट होने का इरादा रखता था, उसके इन शब्दों को सुनकर अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसकी गहरी गहरी आंखों के भीतर एक विचारशील और मंत्रमुग्ध कर देने वाली शीतलता छलक उठी। और इस समय तुसु फैंग और वे भी तेजी से आगे बढ़े। उनके बगल में लिटिल बाल्ड हेड एक मीट बन पकड़े हुए था। वह कौन था जिसने इसे बाहर जाने दिया? तुसु फैंग ने क्यूई से भरी जहरीली मधुमक्खी को देखा। थोड़ा भौहें चढ़ गईं। दो आंखें जो सब कुछ स्पष्ट रूप से देख रही थीं, एक एक करके सभी पर गुस्से से भर गईं, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि व्हाइट एकेडमी में कोई ऐसा दुस्साहस करेगा और वास्तव में इस तरह के जहरीले पदार्थ का उपयोग करने की हिम्मत करेगा। हेलियन मेई रोते हुए बोली, प्रिंसिपल, आपको मेरी ओर से कार्य करना होगा। मैंने केवल सबसे बड़ी बहन से कुछ बातें कही थी, ताकि वह लॉर्ड मुरोंग के पास दौड़ना और उसके चारों ओर लिपटना बंद कर दे। फिर उसने मुझे काटने के लिए इस जहरीली मधुमक्खी को छोड़ दिया। तुसु फैंग ने शांति से सुना। अचानक हेलियन मेई की ओर घूर कर देखा। क्या यह वास्तव में ऐसा था? हेलियन मेई को पहचाने जाने के डर से देखा जा रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने बयान पर अड़ी रही। हाँ, एकेडमी प्रिंसिपल, अभी अभी हम सभी ने बगल से देखा। यह वास्तव में इंफीरिया कंपाउंड का यह नया छात्र था जिसने ऐसा कुटिल कृत्य प्रदर्शित किया था। भले ही वह जीत गई, यह व्यवहार अस्वीकार्य है और इसके लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पूज्यवर के पक्ष में शिक्षक भी खड़े थे। वे भी चिल्लाने लगे। उनके स्वर में भी वेदना क्रोध समाहित थी। हेलियन जियोएर ने हेलियन मेई का पीछा किया और उसे रोकने के लिए उसके कंधे को पकड़ लिया। उसकी आवाज में रोने की आवाज थी। सबसे बड़ी बहन केवल क्षण भर के लिए आवेग में थी और उसने गलत काम किया। तीसरी बहन और मैन निश्चित रूप से केवल अपना बचाव करना चाहते थे। इन शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे वे वेई की मदद करना चाहते थे और उदारता की गुहार लगा रहे थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने वास्तव में वेई के पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए, जिससे तुसु फैंग के लिए वेई की मदद करना मुश्किल हो गया, भले ही वह चाह रहा हो। यदि एक औसत व्यक्ति को इस स्थिति का सामना करना पड़ता, तो वह अब तक पहले ही घबरा चुका होता। लेकिन बेहद शांत हेलियन वेई बस मुस्कुरा दी, न तो घमंड किया और न ही उतावलापन। इससे चिंतित बूढ़े व्यक्ति को शांत होने का मौका मिला। उन्हें विश्वास था कि उनका शिष्य इतना नीच नहीं होगा। वह जहरीली मधुमक्खी अवश्य ही किसी अन्य कारण से प्रकट हुई होगी। हास्यास्पद बात यह थी कि उनके उन सहयोगियों ने, जो स्वयं शिक्षक थे, जो दूसरों को निर्देश देते थे, अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि उनका शिष्य अवर कंपाउंड से आया था, उन्होंने भी उन पर निंदनीय आरोप लगाए। जैसे कि उसे बूढ़े आदमी के क्रोध का एहसास हो गया हो, वे के होठों पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मालिक को अभी भी उस पर बहुत भरोसा था। चाहे कुछ भी हो, वह इस बूढ़े आदमी को निराश नहीं कर सकती थी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? सभी ने कहा कि यह जहरीली मधुमक्खी मेरे द्वारा छोड़ी गई थी। हमें यह क्यों नहीं बताया गया कि इस जहरीली मधुमक्खी को किसने पाला? वे जिन्होंने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था, बात करना शुरू कर दिया। उनका लहजा इतना ठंडा था कि लोगों के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। एक अंधेरी जगह में नजरों से दूर रहते हुए, बेली जियाजुए ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और वेई की दिशा में देखा। उसकी आंखें चिंतन से भर गईं। सभी को समझने में दिक्कत हो रही थी। आइए भूल जाएं कि उसने खुद को दोषमुक्त करने के लिए कुछ नहीं कहा। वह इतनी निरर्थक बात क्यों पूछेगी? फिर भी जैसे ही वेई ने ये शब्द कहे, जो मुख्य अपराधी था वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। यह नहीं हो सकता। वह फूहड़ संभवतः उस विधि के बारे में नहीं जानती होगी।
चूंकि हर कोई यह पता नहीं लगा सकता कि यह कौन था, तो मैं सभी को बता दूं। वेई वेई की आकृति अचानक हिल गई, उसके हाथ में मौजूद पत्ता हवा के साथ नाचने लगा और एक चाकू की तरह उड़कर हेलियन मेई की आस्तीन तक पहुंच गया। केवल कपड़े से एक जोर जोर की आवाज सुनाई दे रही थी। जेड के साथ एक कढ़ाई वाला फूल पा ध्वनि के साथ जमीन पर गिर गया। वह कढ़ाई वाला फूल बहुत छोटा था। यदि यह विशेष रंग के लिए नहीं होता, तो इसे खोजना बहुत मुश्किल होता। हेलियन मेई के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। वो खड़ी रहना चाहती थी और हर किसी का ध्यान आकर्षित करने के तरीके के रूप में एक दृश्य बनाना जारी रखना चाहती थी। लेकिन वेई वेई इसकी इजाजत कैसे दे सकते थे? वह पहले से ही एक कदम आगे थी और उसने कढ़ाई वाला फूल उठाया और इत्मीनान से उसके साथ खेलने लगी। उसकी आवाज न तो तेज थी और न ही धीमी। मुझे लगता है कि उपस्थित शिक्षकों ने बहुत कुछ देखा है और उनके पास व्यापक ज्ञान है, इसलिए सभी को पता होना चाहिए कि यह चीज क्या है। जहरीली मधुमक्खियों को पालने के लिए ब्लड जेड एक आवश्यकता है, क्योंकि केवल जब यह मौजूद होता है तो जहरीली मधुमक्खियां शांति से शांत हो जाती हैं और लोगों को निशाना नहीं बनाती हैं। तीसरी बहन, आपकी जहरीली मधुमक्खी आपने ही पाली थी। ऐसा कैसे हुआ कि आपने इसे मुझ पर थोप दिया? सबसे बड़ी बहन, जब हेलियन जियोएर ने रक्त जेड देखा तो उसे पता चल गया कि स्थिति खराब है और वह जल्दी से कुतर्क में शामिल होना चाहती थी। वेई वेई ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी बात कही, आप भी। आप और तीसरी बहन इतने करीब हैं कि आप अविभाज्य हैं। आप पहले से ही जानते थे कि जहरीली मधुमक्खी को उसने पाला था, फिर भी आपने मुझे इस तरह से फंसाने में भाग लिया और चाहते थे कि प्रिंसिपल मुझे निकाल दें। मैं पीछे मुड़कर आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, आप दोनों बार बार कहते हैं कि मैं आपको धमकाता हूँ, फिर भी आप मुझे मौत के रास्ते पर ले जाने के लिए हाथ मिलाने पर क्यों जोर देते हैं? एक बार जब उसकी आवाज कम हो गई, तो मामले की सच्चाई भी सामने आ गई। परिसर में अचानक थोड़ी हलचल मच गई। हर किसी की निगाहें एक के बाद एक हेलियन मेई और हेलियन जियोएर पर पड़ी। नहीं, यह मेरे द्वारा नहीं पाला गया था। दूसरी बहन, जल्दी करो और सबको बताओ कि जहरीली मधुमक्खी मेरे द्वारा नहीं पाली गई थी। जल्दी करो और कहो। हेलियन मेई का अभी भी सुस्त शरीर एक बार फिर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसने हेलियन जियोएर का हाथ पकड़ लिया और उसे हिलाना बंद नहीं किया। वह चाहती थी कि वह अपना मुंह खोले और बोले। हालांकि वर्तमान हेलियन जियोएर निश्चित रूप से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकी। वह हेलियन मेई की रक्षा में कैसे मदद कर सकती थी? वेई वेई के इस कदम के कारण उसे सबके सामने एक दुर्भावनापूर्ण लड़की के रूप में देखा जाने लगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हेलियन जियोएर ने अपना मुंह खोलना शुरू ही किया था कि तुसु फैंग की नजरें ठंडी नजर आईं। चीजें पहले ही इस बिंदु तक आगे बढ़ चुकी थीं, फिर भी उसने तर्कसंगत बनाने की कोशिश करने का साहस किया। व्हाइट अकादमी ने लगातार कम नैतिक चरित्र वाले छात्रों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। हेलियन मेई और हेलियन जियोएर के संबंध में उन्हें पहाड़ छोड़ने के लिए निष्कासित कर दिया गया है और वे हमेशा के लिए अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसी बर्फीली ठंडी आवाज ने अनायास ही सभी को स्तब्ध कर दिया। पहले से सौम्य और दयालु प्रिंसिपल स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गए थे। व्हाइट अकेडमी का प्रिंसिपल होना ऐसा ही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी पार्टी कितनी प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आई थी। परिस्थितियों में उसके पास किसी भी उच्च अधिकारी को सूचित किए बिना व्हाइट अकादमी से दूसरी पार्टी को पूरी तरह से गायब करने की शक्ति थी। यह सुनकर हेलियन जियोएर का पूरा शरीर शिथिल हो गया। उसकी जोड़ी आंखों में आंसू थे जिससे लोगों को उसके लिए खेद महसूस हो रहा था। अकादमी में हमेशा के लिए प्रवेश वर्जित, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उसे सीधे मार दिया जाए? उसने अपना सिर उठाया और मुरोंग चांग फैंग की ओर देखा और अपनी अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए उससे उसे बचाने का आग्रह किया। आखिरकार केवल मुरोंग चांग फैंग ही वेई वेई को, जो निम्न जीवन जी रही थी, अपना मन बदल सकता था। जब तक वह उस फूहड़ को थोड़ी मिठास देता है, तब तक इस स्थिति को बदलने का मौका मिल सकता है। मुरोंग चांग फैंग भी हेलियन जियोएर को जाने नहीं देना चाहते थे।
आखिरकार उसने उसे अपने गुरु से ही मिलवाया था और उसमें उसकी अपनी जन्मजात योग्यता को जोड़कर उसके भविष्य की कोई सीमा नहीं हो सकती थी। वो खुली आंखों से हेलियन जियोएर को इस तरह पीड़ित होते नहीं देखना चाहता था। चांग फेंग ने प्रिंसिपल से ईमानदारी से अनुरोध किया कि वे मुझे हेलियन बहनों को एक मौका दें और उन्हें रहने दें। उनका मुरोंग प्रिंस का महल अन्य कुलों के समान नहीं था। हालांकि इसमें शाही उपनाम साझा नहीं किया गया था, फिर भी यह शाही परिवार की एक केंद्रीय शाखा थी। हालांकि प्रिंसिपल को किसी बात का डर नहीं था, फिर भी उन्हें उसे कुछ सम्मान देना चाहिए। यह देखकर शिक्षक भी एक एक करके नरमी की गुहार लगाने लगे। हाँ प्रिंसिपल, ये हेलियन बहनें अभी छोटी हैं, आप उन्हें माफ क्यों नहीं करते? टुसु फैंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ने लगी और थोड़ा लापरवाही से कहा, जिसे फंसाया गया था वह मैं नहीं था। जिसे फंसाया गया था उससे गुहार लगाने के बारे में क्या ख्याल है? हर कोई स्तब्ध था और तभी वेई वेई की ओर देखने लगा, जो शुरू से अंत तक ठंडा और उदासीन था। मुरोंग चांग फेंग ने कुछ देर सोचा, फिर पेशकश की, इस बार हर किसी ने आपको गलत समझा है। जहां तक विलोपन पत्र की बात है, यह सिर्फ कुछ समय के लिए मेरा उतावला होना था। हमारी सगाई सेवानिवृत्त सम्राट की नियुक्ति के माध्यम से हुई थी और इसे अमान्य करना इतना आसान नहीं होगा। इस बार यदि आप उन्हें माफ कर सकते हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि पहले जो हुआ वह कुछ भी नहीं हुआ था। मैं 1 महीने में आपसे आधिकारिक तौर पर शादी करूंगा। उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। यह स्पष्ट और शांत होने के साथ साथ नीचा और गहरा था। उसकी भव्य उपस्थिति और गहरी आंखों से अच्छी तरह मेल खाता था, जो शायद किसी भी लड़की को मोहित कर सकता था। किसी भी मामले में उनके शब्दों को पहले से ही गहराई से स्वीकार किया गया था। वे वे को उनके भावी स्वामी की उपपत्नी के रूप में स्वीकार किया गया था। यहाँ जो भी खड़ा था वह जानता था कि वे ने आज जो कुछ भी किया था वह मुरोंग चांग फेंग का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया था। वो उसे 10 साल की अवधि से पसंद करती थी। उन 10 वर्षों के भीतर बार बार उसने खुशी खुशी उससे शादी करने में सक्षम होने का रास्ता खोजने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला। इस अंत तक उसे काफी हद तक कष्ट सहना पड़ा और थोड़ी भी शर्मिंदगी का अनुभव नहीं करना पड़ा। उन सभी ने इसे देखा था, सिवाय इसके कि मुरोंग चांग फेंग उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था। यह कहना तो दूर कि वह उससे शादी करना चाहता था, और उसने वास्तव में शादी को बार बार स्थगित कर दिया। इस बार अब सब ठीक है। आखिरकार लॉर्ड मुरोंग ने खुद ही वादा किया, अब से 1 महीने बाद वह उससे शादी करेगा। वह अभी भी अभियोग जारी रखने पर कैसे ध्यान केंद्रित कर सकती है? इसके बजाय उसे इस हद तक हंसना चाहिए कि वह अपने होंठ बंद न कर सके। आशा के अनुसार वे हल्के से जोर से हंसे और मुरोंग चांग फेंग को ऐसे शब्द कह रहे थे जिससे ऐसा लग रहा था कि वो उसे वह सब दे देगी जो वह चाहता था। मुझसे उन्हें माफ करना भी संभव है। अचानक बेली जिया जुए, जिसकी पीठ एक पेड़ के तने पर झुकी हुई थी, थोड़ा अकड़ गई। प्राचीन पेड़ लगभग आकाश तक पहुंच गया और दसियों पत्ते गिरा दिए। मुरोंग चांग फेंग के होंठ स्वाभाविक रूप से मुस्कुराहट में बदल गए। वह पहले से ही जानता था कि उसने सिर्फ उसकी खातिर ही इतना कुछ किया है। हो सकता है कि वह अब से उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करने का प्रयास कर सके। आखिर वह भी उस नजर को खोना नहीं चाहता था जो हमेशा उसे ध्यान से देखती रहती थी। कुछ दिन पहले तो उसकी वजह से उसका स्वभाव भी बदल गया और वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। हालांकि उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी, फिर भी जब वह स्नेहपूर्ण और शर्मीली नजर दबा दी गई और बाद में गायब हो गई, तो उसके पूरे अस्तित्व को ऐसा लगा जैसे इसमें कुछ गड़बड़ है। अब इसके बारे में सोचते हुए वह शायद उसे जाने देने के लिए अपनी भावनाओं को दबाए हुए थी और यहाँ तक इस आशय की बात भी कह रही थी कि अगर वह चाहता है तो वह बस छोड़ सकता है। यह तो बस उसका खुद को धोखा देना था। यह किसी की अपेक्षा से थोड़ा विपरीत था और कुछ हद तक प्यारा भी था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब वे छोटे थे, जब वह अपनी क्यूई को प्रशिक्षित करने से परेशान हो जाती थी, तो उसने अपने कपड़े उतार दिए थे। उसका गोरा और नाजुक कोमल छोटा चेहरा एक मनमोहक शरारत व्यक्त कर रहा था।
जितना अधिक उसने सोचा उतना ही अधिक मुरोंग चांगफेंग को लगा कि यह संभव है और वह खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका और जैसे ही वह वेई वेई की ओर टहलने के लिए मुड़ा, बेली जियाजू की पीठ, जो पेड़ के तने पर झुकी हुई थी, फिर से अकड़ गई। उसके मुंह का चाप धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसकी आस्तीन के नीचे उंगलियां थोड़ी सख्त हो गईं और ऐसा लग रहा था कि वह फिलहाल धैर्यपूर्वक कुछ सहन कर रहा है।